चैप्टर 101 to 110। लेन शुएरुओ ने सावधानीपूर्वक युनचे की चोटों की जांच की। उसने जो परिणाम प्राप्त किए उससे उसने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन साथ ही उसे बहुत धक्का भी लगा, क्योंकि युनचे की चोटें उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर थीं। उसके कंधे में इतनी गंभीर चोट लगी थी, फिर भी खून बहना बंद हो गया था। इसके अलावा इसके बिगड़ने के कोई संकेत नहीं थे। इसके बजाय यह धीरे धीरे उस गति से ठीक हो रहा था जो नग्न आंखों से देखी जा सकती थी। उसके शरीर पर और भी अनगिनत चोटें थीं, लेकिन वे सभी मामूली चोटें थीं। उसका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन वह केवल कमजोर था, इसने उसकी नींव को नुकसान नहीं पहुंचाया। उनकी आंतरिक चोटें भी बहुत हल्की थीं। इतनी ऊंची जगह से गिरना और उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का देना भी, जिससे वह और भी तेजी से गिर पड़ा, फिर भी उसे केवल इतनी ही चोटें लगीं। यह पूरी तरह से अकल्पनीय था। उसने युनचे को जमीन से उठाया और उसे पास की नरम घास पर लिटा दिया। यह पहली बार था जब उसने किसी पुरुष का शरीर धारण किया था। वह उसे बहुत सावधानी से उठा रही थी, साथ ही उसके दिल की बेकाबू और अव्यवस्थित धड़कन भी। फिर वह चुपचाप उसकी तरफ पहरा दे रही थी, उसके फिर से उठने का इंतजार कर रही थी। यह पहाड़ी इलाका था, अनगिनत पहाड़ियां और चट्टानें जो बहुत ऊंचे नहीं थे, दृष्टि के पूरे क्षेत्र को कवर कर चुके थे। हालांकि यह हरियाली से भरा था, लेकिन इसने एक अत्यंत उजाड़ आभा प्रकट की। दूर से गहन जानवरों की दहाड़ समय समय पर सुनी जा सकती थी। इसके कारण लेन शुएरुओ भी युनचे के पास पहरा देने के लिए खड़ा हो गया, और अगर गंभीर जानवर युनचे के पास आकर उसे नुकसान पहुंचाते तो वह आधा कदम भी दूर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। 1 घंटे से अधिक समय के बाद उसकी भौहों का कोना अचानक हिल गया और उसने अपनी दाहिनी ओर देखा। उसकी दृष्टि के भीतर वर्तमान में 5 लोग चल रहे थे, 3 वयस्क और 2 बच्चे। ये 3 लोग लगभग 30 या 40 साल के लग रहे थे और उनके सभी रूप रंगों में उग्रता का भाव प्रकट हुआ। उन्होंने एक ही हल्का कवच पहना था और उनकी उजागर मांसपेशियां काली और खुरदरी थीं। यह स्पष्ट था कि वे ऐसे लोग थे जो अक्सर बाहर घूमते रहते थे। वह जो सबसे पुराना दिखता था उसका लंबा कद था, एक भयंकर चेहरा था और उसके कंधे पर एक विशाल चौड़ा फरसा था। जो सबसे छोटा लग रहा था उसका दुबला पतला शरीर, नुकीला मुंह और बंदर के गाल थे, और उसने अपने हाथ में 1 मीटर से अधिक लंबी धातु की एक बड़ी छड़ खींची। दूसरे व्यक्ति के पास घोड़े का चेहरा था और इसी तरह एक बड़ी धातु की छड़ थी। जुआनली में खेती के संदर्भ में उच्चतम पहले से ही नवजात गहन दायरे के 8वें स्तर पर था, जबकि सबसे कम नवजात गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर भी था। दोनों बच्चे केवल 7 या 8 साल के लग रहे थे। एक लड़का था और दूसरी एक लड़की थी। वे भद्दे कपड़े पहने हुए थे और जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा वह उनके माथे पर एक बहुत हल्का लाल निशान था। आकार जलती लपटों के समूह जैसा था। उनकी भुजाएं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की गई थीं। जैसे जैसे वे एक एक कदम आगे बढ़ते गए, उनके चेहरों पर आंसुओं के निशान साफ जा सकते थे, जो अभी तक सूखे नहीं थे। जब लेन ज़ेरुओ ने उन्हें देखा तो उन्होंने लेन ज़ेरुओ को भी देखा। लगभग उसी समय तीनों व्यक्तियों ने एक साथ अपने कदम रोक लिए। उनकी आंखें लेन शुएरुओ को मजबूती से घूर रही थीं, एक दुष्ट भेड़िए की तरह एक प्रकाश जारी कर रही थीं। जल्दी देखो, वहां पर उस चूजे, वास्तव में इतनी गर्म लड़की थी। हिस, मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी। तेज तर्रार आदमी तो और भी असहनीय था। उसने अपने पैरों को एक साथ जकड़ लिया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह इस डैडी के सपनों की परी से 100 गुना अधिक सुंदर है। यहाँ तक मेरे पैर भी नर्म पड़ने वाले हैं। अगर हम उसे पकड़कर उसे कप्तान की पत्नी बना दें तो कप्तान निश्चित रूप से खुशी से पागल हो जाएगा। हो सकता है कि वह हमें वाइस कैप्टन का पद भी दे दें। क्या आप बेवकूफ़ हैं? चौड़े मुंह वाले ने तेज मुंह वाले आदमी की गर्दन पर थप्पड़ मारा, फिर जोर से उसके मुंह के कोने को एक वासनापूर्ण टकटकी से चाटा। अगर हम इस लड़की को वापस लाते तो कप्तान निश्चित रूप से हर रात मजे करता। क्या कोई हिस्सा भी होगा हमारे लिए? टीएस वास्तव में ऐसी जगह पर इतनी खूबसूरत लड़की से मिलना, यह व्यावहारिक रूप से हमें पुरस्कृत करने के लिए स्वर्ग से एक उपहार है। उद्धरण चिन्ह। तेज तर्रार आदमी की आंखें चमक उठीं और उसके पैर और भी ज्यादा हिंसक रूप से कांपने लगे। उसने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, सही है, बड़े भाई सही हैं। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हालांकि यह चूजा केवल 17 या 18 साल का दिखता है और वास्तव में नवजात गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर साधना है। ब्रॉडेक्स आदमी भौचक्का रह गया। क्या नवजात गहन क्षेत्र का 8वां स्तर? तेज मुंह वाला आदमी और घोड़े का सामना करने वाला आदमी दोनों ही बहुत हैरान थे। वह प्रतिभाशाली स्तर पर भी हो सकती है अगर हम आगे बढ़ते और अगर उसके पीछे के परिवार को पता चल जाता। अपनी ओर देखो। ब्रॉडेक्स आदमी ने उस पर तिरस्कार भरी नजर डाली, फिर अपने होंठ चाटे और भद्दी भद्दी हंसने लगा। हमारा काला दानव भाड़े का समूह ब्लेड के किनारे पर कब नहीं रहा। हम कभी कौन रहे हैं का डर। इस तथ्य के बारे में भूल जाओ कि वह किसी बड़े परिवार की शिष्या हो सकती है, क्योंकि हमने उसका सामना किया है, भले ही वह वर्तमान सम्राट की बेटी हो। हे, हम आज भी वही करेंगे। टीएस ऐसी स्वर्गीय सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम होने के लिए जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, भले ही हम तुरंत मर जाएं, यह इसके लायक होगा। उद्धरण चिन्ह। तेज तर्रार आदमी और घोड़े की तरह दिखने वाले आदमी दोनों ने सिर हिलाया जैसे कि चूजे चावल खाते हैं। वे इतने उत्साहित थे कि वे लगभग भूल ही गए कि कैसे चलना है। हालांकि उनकी बातचीत नर्म थी, लेकिन यह उन दोनों बच्चों के लिए पर्याप्त थी जो वे अपने हाथों में पकड़े हुए थे ताकि स्पष्ट रूप से सुन सकें।
उनके चेहरों से डर और चिंता के भाव झलक रहे थे। छोटे लड़के ने अपनी सांस रोक ली, फिर अचानक जोर से चिल्लाया, बड़ी बहन जल्दी करो और भागो, वे बुरे लोग हैं, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। छोटे लड़के को घोड़े जैसी शक्ल वाले व्यक्ति ने जमीन पर पटक दिया और एक दर्दनाक चीख निकली। छोटी बच्ची झट से उसे लेने दौड़ी और रोते हुए उसे गले से लगा लिया। छोटे लड़के की आवाज और उसके बाद का दृश्य लैन शुएरुओ के कानों में पड़ा। वह थोड़ा सा भौचक्का रह गई और जमीन से उठ खड़ी हुई। इस समय चौड़े मुंह वाला आदमी और तेज मुंह वाला आदमी पहले ही आ चुके थे और उनके चेहरे पर भद्दी मुस्कान के साथ उसके सामने खड़े हो गए। तेज तर्रार आदमी की आंखों में एक भद्दी चमक दिखाई दे रही थी जो अब और स्पष्ट नहीं हो सकती थी। उसने अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ा और स्पष्ट रूप से अधीर था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि दूसरे पक्ष के पास ज्वानली की खेती थी जो नवजात गहन दायरे के 8वें स्तर पर थी, तो वह पहले ही उस पर झपट पड़ता। छोटी बहन, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? क्या तुम खो गए? क्या तुम चाहते हो कि बड़ा भाई तुम्हें यहाँ से दूर ले आए? लैन शुएरुओ ने पहले भी कई बार इसी तरह की निगाहों और भावों का सामना किया था, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने इसे खुले तौर पर और बिना किसी छिपाव के किया था। कारण बहुत स्पष्ट था, ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक सुनसान जगह थी और वह अकेली थी। उसके भौहों के बीच गहरी घृणा घनीभूत हो गई क्योंकि उसने उदासीनता से उत्तर दिया, उन 2 बच्चों को नीचे रखो, फिर चिल्लाओ। भले ही छोटा लड़का पहले चिल्लाया न हो, लेकिन वह एक नज़र से बता सकती थी कि दोनों बच्चों को उनके द्वारा जबरदस्ती अगवा किया गया था। चौड़ा आदमी खुश था। यह लड़की न केवल सुंदर है बल्कि वास्तव में मजबूत भी है। हम में से कुछ भाइयों के पास अब अच्छा समय हो सकता है। हे। बड़ी बहन, भागो, वे बुरे लोग हैं, बहुत शक्तिशाली बुरे लोग, भागो। छोटा लड़का एक बार फिर लैन शुएरुओ पर चिल्लाया, लेकिन तुरंत घोड़े के चेहरे वाले आदमी ने उसे जमीन पर पटक दिया, जिसने जमकर कहा, छोटे कमीने, अपना व्यवहार करो। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ उपयोग है, इस डैडी ने तुम्हें बहुत पहले ही तोड़ दिया होता। यदि आप फिर से चिल्लाने की हिम्मत करते हैं तो विश्वास करें या न करें, यह डैडी पहले आपका मुंह फाड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। लड़का और लड़की एक दूसरे से कसकर गले मिले। उनकी आंखों में डर झलक रहा था क्योंकि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। लैन शुएरुओ के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। परिणामों की परवाह किए बिना छोटे लड़के की चेतावनी देने की दया के आधार पर वह बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी कि ये 3 घिनौने कुकर्मी उन्हें ले जाते रहें। हालांकि यूचे उनके बगल में लेटा हुआ था। अगर वे लड़ते तो इस बात की संभावना थी कि वह प्रभावित होंगे। उसने अपने हाथ भींचे और गुस्से से कहा, मैं इसे फिर से कहूंगी, उन 2 बच्चों को नीचे रखो, फिर चिल्लाओ। हे। लैन शुएरुओ की फटकार का सामना करते हुए न केवल तीनों के भाव नहीं बदले बल्कि वे जोर जोर से हंसने लगे। ब्रॉडेक्स आदमी ने लंपटता से कहा, सौंदर्य चाहता है कि हम भाग जाएं। बेशक हम इससे ज्यादा खुश हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या सुंदरता हमारे साथ यहाँ आना चाहती है, या घास पर लौटना, या बिस्तर पर वापस लौटना। उद्धरण चिन्ह। तेज मुंह वाला आदमी और घोड़े के चेहरे वाला आदमी तुरंत एक साथ हंस पड़े। लैन शुएरुओ की भौहें डूब गईं। उसका चेहरा ठंड से ढका हुआ था क्योंकि उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को छुआ। एक लंबी तलवार जो पूरी तरह से चमकदार सफेद थी, जैसे कि वह सफेद जेद से बनी हो, पहले से ही उसके हाथ में थी। एक दूसरे विभाजन में चौड़ा आदमी और अन्य 2 की आंखें चमक उठी। स्थानिक वलय। यह वास्तव में एक स्थानिक वलय है। हमने इस बार वास्तव में इसे बड़ा मारा है। यह तलवार, ऐसा लगता है कि यह निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक निम्नतम स्तर की स्थानिक रिंग भी महंगी थी। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे एक सामान्य व्यक्ति वहन कर सकता था। तीनों की वासना भरी निगाहें एक घना लोभ ढोने लगीं। इस समय लैन शुएरुओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार को चौड़े आदमी की ओर बढ़ाया। चौड़े आदमी के पास नवजात गहन दायरे के 8वें स्तर की ताकत थी, इसलिए उसने सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया। हा, देखिए, हम 3 भाई आज इस नन्ही सुंदरता को ठीक से सबक सिखा रहे हैं। अपनी जंगली हंसी के बीच चौड़ी कुल्हाड़ी वाले ने अपनी विशाल चौड़ी कुल्हाड़ी लहराई और उसे लैन शुएरुओ की आने वाली जेब तलवार की ओर ले गया। उसके बगल में तेज तर्रार आदमी ने भी एक वासना भरी हंसी छोड़ी। साथ ही साथ उसने दोनों हाथों से धातु की छड़ को पकड़ा और अचानक उसे घुमा दिया। कुल्हाड़ी और रॉड एक के बाद एक लैन शुएरुओ जेब तलवार से टकराए, जिससे लैन शुएरुओ तलवार बल तितर बितर हो गया और उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की बद्धी बेहोश हो गई। उसने जल्दी से एक कदम पीछे लिया और एक कम चिल्लाहट के साथ उसकी लंबी तलवार ने एक तिरछी चाप खींची और साथ ही साथ 2 लोगों के मध्य को कवर किया। 7 स्टॉस टीजिंग द मून। पहली हड़ताल के बाद लगभग 1 दर्जन लगातार हड़तालें हुईं। तलवार का बल अखंड था और उसके शरीर के नृत्य के रूप में सफेद जेड लंबी तलवार ने एक सुंदर सफेद छाया बिखेर दी। उसका वर्तमान जुआनली नवजात गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था और ब्रॉडेक्स मैन के बराबर था। हालांकि वह अभी भी जवान थी। युद्ध के अनुभव के मामले में वह चौड़े आदमी से तुलना नहीं कर सकती थी और जुआनली की मजबूती और भी अधिक अतुलनीय थी। इस प्रकार यहाँ तक अगर वह अकेले ब्रॉडेक्स पुरुष का सामना करती है तो वह अभी भी संघर्ष कर रही होगी। यह कहने की बात नहीं है कि नवजात गहन दायरे के 7वें स्तर पर एक और व्यक्ति था। बहुत दूर नहीं, एक घोड़े के चेहरे वाला आदमी भी था। नवजात गहन क्षेत्र नियंत्रण के 6ठे स्तर पर 2 बच्चे उन्हें इस तरह घूर रहे थे जैसे कोई बाघ अपने शिकार को देख रहा हो।
लगभग 1 दर्जन से अधिक आदान प्रदान के बाद लेंजुएरो के सभी हमलों को रद्द कर दिया गया था और कुछ समय ऐसे भी आए जब उसकी तलवार लगभग उसके हाथों से गिर गई। चौड़ा आदमी जोर से हंसा और अचानक हवा में ऊंची छलांग लगा दी। विशाल कुल्हाड़ी एक आश्चर्यजनक शक्ति के साथ कटी हुई। 1000 किलोग्राम का ब्रेक क्लैंग। लेंजुएरो की तलवार की ताकत तुरंत और पूरी तरह से बिखर गई थी। लगातार 5 कदम पीछे हटते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसका दाहिना हाथ कमजोर रूप से कांपने लगा और उसकी लंबी तलवार एक बार फिर उसके हाथों से लगभग छूट गई। हे, बहुत शक्तिशाली है। नुकीले मुंह वाले आदमी ने उसकी चापलूसी की और फिर एक कामुक मुस्कान के साथ कहा, छोटी सुंदरता, यह बेहतर है अगर आप आज्ञाकारी रूप से हमारी बात माने। अगर हम लड़ना जारी रखते हैं, अगर हम गलती से आपके सुंदर शरीर को चोट पहुंचाते हैं, TSK, क्या अफसोस है। लेंजुएरो की छाती उठी और गिर गई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उस रत्नजटित हार को पकड़ा जो उसने हमेशा अपने गले में पहना था और धीरे से उसे नीचे खींच लिया। ज्यों ही रत्नजटित हार ने उसकी बर्फ सफेद गर्दन को छोड़ा, उसकी जुआनली की आभा तुरंत विस्फोटक रूप से बढ़ गई और उसकी सुंदर आंखों की जोड़ी ने वास्तव में धीरे धीरे दिव्य सोने के संकेत को प्रतिबिंबित किया। उसने धीरे से अपने हाथ में जेद तलवार उठाए। तलवार का बर्फ सफेद शरीर स्पष्ट रूप से सुनहरी रोशनी की परत से ढका हुआ था। लेंजुएरो की पूरी आभा एक पल में एक बड़ा बदलाव आया। चौड़े मुंह वाले आदमी और तीखे मुंह वाले आदमी के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई, क्योंकि उन्हें अचानक अपने सामने इस बेहद खूबसूरत लड़की के शरीर से घुटन का दबाव महसूस हुआ। बॉस, क्या चल रहा है? तेज तर्रार आदमी को लगा कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह बोल रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने सोने की महक वाली एक सफेद रोशनी कौंध गई। लेंजुएरो की तलवार एक बार फिर उठी और सीधे उसकी छाती की ओर चुभ गई। बिना किसी फैंसी चाल के तलवार से वार किया, फिर भी इसमें जो आभा थी वह स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। इस आभा के दब जाने से तीक्ष्ण मुख वाले पुरुष का शरीर क्षण भर के लिए ठहर गया। फिर उसने झट से उससे मिलने के लिए अपनी लोहे की छड़ उठाई। एक कान छिदवाने वाली टक्कर की आवाज के साथ तेज मुंह वाले आदमी की लोहे की छड़ को सीधे तोड़ दिया गया और सुनहरी रोशनी में ढकी जेद तलवार ने तेज मुंह वाले आदमी के शरीर पर जमकर वार किया। इस प्रहार की शक्ति बहुत अधिक थी। सफेद जेद लंबी तलवार एक पल के लिए मुड़ी हुई दिखाई दी और फिर तुरंत फिर से सीधी हो गई। उसके बाद भयानक आभा और शक्ति जो सीधे फूट पड़ी, तेज मुंह वाले आदमी को दूर कर दिया और वह 10 मीटर से अधिक दूर गिर गया। अगर यह तलवार का शरीर नहीं था, लेकिन ब्लेड तेज मुंह वाला आदमी होता, बिना किसी सस्पेंस के कमर के आधे हिस्से में काट दिया गया। इस दृश्य के कारण ब्रॉडेक्स मैन और घोड़े के चेहरे वाले आदमी के भाव अचानक बदल गए। इससे पहले कि वे कोई आवाज निकाल पाते, लेंजुएरो की खूबसूरत आकृति पहले ही ब्रॉडेक्स वाले आदमी के सामने आ गई और उसकी तलवार उसके कंधे पर जा लगी। सामने आने वाली शक्तिशाली तलवार के बल ने ब्रॉडेक्स मैन का रंग तुरंत पीला कर दिया। चकमा देने में असमर्थ, उसने जल्दी से अपने सभी जुआनली को इकट्ठा किया, दोनों हाथों से चौड़ी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और एक धीमी गर्जना के साथ उसने लेंजुएरो की लंबी तलवार की ओर प्रहार किया। टकराना। चौड़ी कुल्हाड़ी और जेद तलवार टकराए और धातु के टकराने की कान छिदवाने वाली आवाज हुई। चौड़ी कुल्हाड़ी वाले आदमी का शरीर अचानक डूब गया और शक्तिशाली दबाव में उसके दोनों पैर सीधे नीचे जमीन में धंस गए। लेंजुएरो की तलवार का बल एक पल के लिए रुक गया, फिर एक बार फिर फूट पड़ा और मोटे आदमी की छाती पर जमकर प्रहार किया। एक धमाके के साथ ब्रॉडेक्स आदमी का शरीर एक लौकी की तरह 10 मीटर से अधिक समय तक जमीन पर लुढ़का रहा। घोड़े के चेहरे वाले आदमी के चरणों में गिरने से पहले उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी हवा में दर्जनों बार घूमती हुई दूर फेंक दी गई थी। घोड़े जैसी शक्ल वाला आदमी इतना डरा हुआ था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह घबराकर पीछे हट गया। चौड़ा आदमी, जो 10 मीटर से अधिक दूर लुढ़का हुआ था, अजीब तरह से खड़ा हो गया। उसे अपनी छाती में भयानक दर्द महसूस हुआ और वह स्पष्ट रूप से कह सकता था कि उसकी कुछ पसलियां टूट गई हैं। हालांकि वह जानता था कि अगर लड़की दयालु नहीं होती और कोड़े के बजाय स्लैश का इस्तेमाल करती तो उसे और तेज तर्रार आदमी को आधा काट दिया जाता। इसका मतलब यह भी था कि इस युवती का दिल बहुत कोमल था और वह मारने को तैयार नहीं थी। उसके दिमाग में एक विचार आया और वह तुरंत जमीन पर गिर गया, दया के लिए जोर से भीख मांग रहा था। युवती, कृपया मेरी जान बख्श दो। हम तीनों की आंखें थीं, लेकिन वे देखने में असफल रहे। हमने केवल देखा कि आप एक महिला की तरह दिखती थीं, आकाशीय प्राणी, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करने के लिए करीब आना चाहते थे। हमारा निश्चित रूप से कोई अन्य इरादा नहीं था। कृपया उदार बने और हमें जाने दें। उद्धरण चिन्ह। लेंजुएरो ने घृणा से भरे चेहरे के साथ अपनी जेद तलवार वापस ले ली। वह उन पर एक नजर भी नहीं डालना चाहती थी और सख्ती से बोली, तुरंत भागो, जहां तक हो सके भागो। हाँ, हम तुरंत चिल्लाएंगे। चौड़ा आदमी जल्दी से खड़ा हो गया और पहले से ही स्तब्ध तीखे मुंह वाले आदमी और घोड़े के चेहरे वाले आदमी को एक सार्थक नजर दी। वे दोनों भी जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गए। बच्चों को नीचे रखो। यह देखकर कि घोड़े जैसी शक्ल वाला आदमी दोनों बच्चों को घसीट कर ले जाने वाला था, उसकी बाहें तन गईं और वह कोमलता से चिल्लाए। घोड़े जैसी शक्ल वाले आदमी के हाव भाव कुछ देर के लिए उतार चढ़ाव भरे रहे, लेकिन जब उसे याद आया कि उसने तीखे मुंह वाले आदमी और मोटे आदमी को 3 चालों में इतनी बुरी हालत में पीटा था, तो उसके पास अपने दांतों को पीसने और जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। 2 बच्चे फिर उदास होकर चले गए।
अगर युनचे अभी जाग रहा होता तो वह निश्चित रूप से लैन शुएरुओ को उन तीनों को मारने देता, क्योंकि वह गहराई से समझ गया था कि दया के परिणाम अक्सर दूसरे पक्ष की गहरी कृतज्ञता नहीं बल्कि एक अप्रत्याशित और अंतहीन भविष्य की परेशानी होती है। ये तीन लोग वे थे जिन्होंने पहले अपराध किया था और स्पष्ट रूप से वे बड़ी मात्रा में दुष्टता से दूषित थे। उन्हें मारना भी स्वर्ग की ओर से न्याय को लागू करना था। लेकिन लैन शुएरुओ आखिरकार युचे नहीं थे, उसका स्वभाव दयालु और कोमल था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को नहीं मारा था और वह किसी को मारना नहीं चाहती थी। उसने सजा के तौर पर उनके अंग भी नहीं तोड़े। वे तीनों एक सांस में बहुत दूर तक भागे। घोड़े के चेहरे वाले आदमी ने अपने दांत भींच लिए। तो चक बदकिस्मत, न केवल मैंने सुंदरता का आनंद नहीं लिया, मैंने उन दो लड़कों को जाने भी दिया। उद्धरण चिन्ह, इसे भूल जाओ, तुम्हें स्वर्ग का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम अब भी जीवित हो। उस महिला की जुआनली सच्चे गहरे दायरे में है। ब्रॉडेक्स आदमी ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा और डर के मारे बोला। वह इस बारे में कितना ही सोचता रहा, उसे समझ नहीं पाया। मूल रूप से उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि प्रतिद्वंद्वी नवजात गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने चाल चली जुआनली अचानक बढ़ गया। जुआनली का वह स्तर ट्रू प्रोफाउंड रियल्म के 3 उपकप्तानों से पूरी तरह से कमजोर नहीं था। क्या सच? सच्चा गहरा क्षेत्र। घोड़े के चेहरे वाला आदमी और तेज मुंह वाला आदमी दोनों एक ही समय में चौंक गए। उसकी किशोरावस्था में एक छोटी सी सुंदरता सच्चे गहरे दायरे में कैसे हो सकती है? हमारा कप्तान इस साल लगभग 50 साल का है और ट्रू प्रोफाउंड रियल्म के केवल 3रे स्तर पर है। उद्धरण चिन्ह, क्या आपको पूछने की भी आवश्यकता है? वह महिला किसी सुपर परिवार की प्रतिभाशाली शिष्या रही होगी। उन बड़े परिवारों के पास अपने संप्रदाय में बड़ी मात्रा में संसाधन और गहन कलाएं हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो 20 वर्ष की आयु से पहले ही सच्चे गहन लोक में प्रवेश कर चुके हैं। कितनी करीबी दाढ़ी है। सौभाग्य से यह एक कोमल हृदय वाली महिला थी। अगर हमें कोई थोड़ा सा भी सख्त मिजाज का मिला होता तो हम तीनों आज यहीं मर जाते। उद्धरण चिन्ह, कप्तान को आज आना चाहिए। मैं मूल रूप से क्रेडिट का दावा करने के लिए इन दोनों बच्चों को बंधकों के रूप में पकड़ना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लगभग अपनी जान गंवा देंगे। ऐसा लगता है कि हम केवल कप्तान को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने दे सकते हैं। चलो जल्दी करो, पीछे। उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। 3 दुष्टों का पीछा करने के बाद लैन शुएरुओ ने राहत की सांस ली और हार को वापस उसकी गर्दन पर रख दिया। तुरंत उसके शरीर से निकली जुआनली आभा जल्दी से कमजोर हो गई। समय की 2 सांसों के बाद यह नवजात गहन दायरे के 8वें स्तर तक पहले ही कमजोर हो चुका था। उसके सामने जिन 2 बच्चों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, वे वर्तमान में अपनी खुली आंखों से उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में चमकते आंसू देखे जा सकते थे। लैन शुएरुओ थोड़ा नीचे झुका और कहा, छोटे भाई छोटी बहन, डरो मत। अब सब ठीक है। क्या तुम इस पहाड़ के बच्चे हो? आप उन 3 लोगों द्वारा क्यों पकड़े गए? उद्धरण चिन्ह, जैसे ही उसने पूछना समाप्त किया, छोटे लड़के ने अचानक उसके सामने घुटने टेक दिए और अपनी युवा और कोमल आवाज का इस्तेमाल करते हुए शोकपूर्वक चिल्लाया, बड़ी बहन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे कुलियों को बचाओ। वे बुरे लोग हमेशा हमें नुकसान पहुंचाते रहे हैं। दीदी, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप निश्चित रूप से उन बुरे लोगों को हरा सकती हैं। उद्धरण चिन्ह, छोटे लड़के को घुटने टेकता देखकर छोटी लड़की भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चली गई और घुटने टेक कर बैठ गई। छोटे लड़के की बांह खींचते हुए उसने डरपोक स्वर में कहा, बड़ी बहन, मैं आपसे हमें बचाने के लिए विनती करती हूँ। बहू, हमें बचाओ। लैन शुएरुओ थोड़ा चौंका, फिर उसने उनके प्रत्येक हाथ को पकड़ लिया और उन्हें जमीन से ऊपर खींचने की कोशिश की। जल्दी से उठो। छोटा लड़का केवल 7 या 8 साल का था, लेकिन उसमें एक जिद थी जो उसकी उम्र की नहीं थी। उसने खड़े होने से इनकार कर दिया और लैन शुएरुओ को धुंधली आंखों से देखा। बड़ी बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको हमें बचाना चाहिए। यदि आप हमें नहीं बचाते हैं तो हमारा पूरा वंश निश्चित रूप से उन बुरे लोगों द्वारा मारा जाएगा। केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। भविष्य में हम निश्चित रूप से आपको चुकाएंगे। उद्धरण चिन्ह, इस छोटे लड़के ने पहले खतरे की उपेक्षा की थी और उसे लगातार 2 बार पुकारा था, जो उसके दिल में दयालुता को साबित करने के लिए काफी था। अब उसने उसके सामने घुटने टेके। आंसुओं की धुंध के नीचे उसकी आंखें इच्छा से भरी हुई थीं और आशा का एक निशान भी। यह ऐसा था जैसे उसने डूबते समय जीवन रक्षक तिनके को पकड़ लिया हो। उसका दिल तुरंत नर्म हो गया। उसने यूचे की तरफ देखा जो चुपचाप उसके पीछे लेटा हुआ था और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मुस्कुराते हुए बोला, छोटे भाई और छोटी बहन, तुम दोनों पहले उठो, फिर मुझे अपने कबीले वालों को देखने के लिए लाओ, ठीक है? छोटे लड़के की आंखें अचानक सुखद आश्चर्य की रोशनी से चमक उठीं। उसने अपने चेहरे पर आंसू पोंछे और जोर से सिर हिलाया। लैन शुएरुओ ने सावधानीपूर्वक युनचे को अपनी पीठ पर लाद लिया और दोनों बच्चों के पीछे उनके घर की ओर चली गई। रास्ते में उसे पता चला कि छोटे लड़के का नाम फेंगजू एर था और छोटी लड़की का नाम फेंगजियान एर था। वे विपरीत लिंग के जुड़वां थे। उपनाम फेंग ने लैन शुएरुओ को थोड़ा आश्चर्यचकित किया, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से फीनिक्स साम्राज्य के शाही परिवार का उपनाम था, और 2 बच्चों के मुंह से उसे पता चला कि उनके सभी कुलों का उपनाम फेंग था। जब से वे पैदा हुए थे, वे हमेशा इस बंजर पहाड़ में रहते थे और कभी बाहर नहीं गए थे, और न ही वे कभी बाहरी लोगों के संपर्क में आए थे।
क्योंकि इस क्षेत्र में कई कई क्रूर गहरे जानवर थे, केवल वह स्थान जहां वे रहते थे किसी कारण से गहरे जानवर कभी नहीं आए। उन भयानक और सघन रूप से भरे गहरे जानवरों के कारण उनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था और बाहरी लोग भी गहरे जानवरों के कारण प्रवेश करने में असमर्थ थे। कुछ दिनों पहले तक ब्लैक डायमंड मर्चेंट्री ग्रुप ने यहां आने के लिए कुछ अज्ञात तरीकों का इस्तेमाल किया, उनके निवास की खोज की और पता चला कि यह वास्तव में एक बहुत छोटा अभिभावक परिवार था, इसलिए उन्होंने उन्हें उस खजाने को सौंपने के लिए मजबूर किया जिसकी वे रखवाली कर रहे थे। फैंग जू, एर और फैंग जियान र पर कब्जा करने का कारण उन्हें एक दिन के भीतर खजाने को सौंपने के लिए मजबूर करना था, अन्यथा वे उन्हें मार देंगे। एक छोटे से पहाड़ की परिक्रमा करने के बाद उनके सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव के प्रवेश द्वार पर मोटे कपड़े पहने कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष वहां खड़े थे, उनके चेहरे गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। बीच वाली महिला इस समय अपना चेहरा ढककर रो रही थी। उन सभी के माथे पर ज्वाला के आकार का निशान था। पापा माँ, फैंग जू, एर और फैंग जियान र उनकी चीखों के बीच रोती हुई महिला की ओर उड़े। बच्चों की आवाज सुनकर महिला ने तुरंत अपना सिर उठाया और शून्य में फैंग जू, एर और फैंग जियान एर को देखा जो ऊपर उड़ रहे थे। उसने लगभग सोचा कि वह सपना देख रही थी जब तक कि वे उसके आलिंगन में नहीं आ गए। तभी उसने उन्हें कसकर गले लगाया और खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगी। सू, एर, जियान, एर, तुमने कैसे किया? उनके बगल में अधेड़ उम्र के आदमी की अभिव्यक्ति उत्साहित थी और वह पहले से ही इतना खुश था कि वह भ्रमित था। यह वह खूबसूरत बड़ी बहन थी जिसने उन बुरे लोगों को हराया और हमें बचाया। फैंग जू एर ने मुड़कर लैन शुएरुओ की ओर इशारा किया। बड़ी बहन न केवल सुंदर है बल्कि वह बहुत शक्तिशाली भी है। उसने उन 3 बुरे लोगों को एक पल में हरा दिया। मन मन फैंग जियान र ने भी सिर हिलाया और पूजा से भरे चेहरे के साथ कहा, इसके अलावा बड़ी बहन ने हमसे वादा किया कि वह उन बुरे लोगों को दूर करने में हमारी मदद करेगी। सभी की निगाहें तुरंत लैन शुएरुओ की ओर मुड़ गईं। अधेड़ उम्र के आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया, लैन शुएरुओ को गहराई से प्रणाम किया और ईमानदारी से कहा, मिस, मेरे 2 बच्चों को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। मेरा नाम फैंग बाइचुआन है और मैं इस जगह का वर्तमान कुलपति हूं। यह मेरी पत्नी फैंग कयुन है। आपका स्वागत है। मैं बस से गुजर गया, यह ज्यादा कुछ नहीं था, लैन ज्यूरुओ ने विनम्रता से कहा। उसके सामने जो व्यक्ति था वह 34 वर्ष का था और उसका रूप और वस्त्र दोनों ही बहुत साधारण थे। उसकी भौं ने एक फीकी लालित्य और स्थिरता प्रकट की और उसके माथे पर ज्वाला की छाप विशेष रूप से स्पष्ट थी। लेकिन कुलपति के रूप में उनकी जुआनली की खेती प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर ही थी। उनकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए यह स्तर वास्तव में बहुत कम था। लैन ज्यूरुओ ने भी तुरंत ध्यान दिया कि उसके सामने सभी लोगों में से जुआनली एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल्म के 10वें स्तर पर थी और वे अतुलनीय रूप से एक समान थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फैंग कयुन लैन शुएरुओ की ओर झुकी और इतनी आभारी थी कि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। यह वास्तव में बहुत अच्छा है कि जू, एर और जियान एर सुरक्षित रूप से वापस आने में सक्षम थे। यह बस इतना ही है, वे दुष्ट चोर। एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने पहले राहत की सांस ली और फिर एक लंबी सांस ली। बड़ी बहन बहुत शक्तिशाली है, वह निश्चित रूप से उन सभी दुष्ट चोरों को हरा देगी। फैंग जू एर, जिन्होंने लैन शुएरुओ की दिव्य शक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखा था, ने अपनी मुट्ठी भींची और आत्मविश्वास से भरे हुए कहा। लेकिन उनकी बातों से उनकी चिंता कम नहीं हुई। उन 3 दुष्ट चोरों से 2 बच्चों को बचाने में सक्षम होने के लिए उनका मानना कि जुआनली की खेती बहुत अधिक होनी चाहिए। लेकिन वह केवल 17 या 18 साल की छोटी लड़की की तरह दिखती थी, तो उसकी साधना कितनी ऊंची हो सकती थी। दूसरी पार्टी 100 लोगों का एक कुख्यात भाड़े का समूह था। उनके कप्तान और 3 उप कप्तान सभी ट्रू प्रोफाउंड दायरे में थे, तो एक छोटी लड़की उनका विरोध कैसे कर सकती थी। फैंग बाइचुआन की नजर लैन शुएरुओ की पीठ की ओर गई और कहा, यह छोटा भाई, तुम्हारा रंग बहुत खराब है और यह लड़की तुम्हें ले जा रही है। तुम्हें बहुत गंभीर चोट लगी होगी, है ना? यह थोड़ा दवा जानता है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मेरा नाम युनचे है। कबीले के नेता फैंग की दया के लिए धन्यवाद। युनचे, जो लैन शुएरुओ की पीठ पर था, ने विनम्रता से उत्तर दिया। उसकी आवाज ने लैन जुएरुओ की सुंदर आंखों को चौड़ा कर दिया। तुम जाग रहे हो? मम, मैं तब उठा जब सीनियर सिस्टर ने मुझे अपनी पीठ पर बिठाया, यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसका रंग बहुत बदसूरत था, उसकी आवाज अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। जब वह गिर रहा था तो उसने स्काईरूट ग्रास, स्वीट ड्यू फ्लावर, माउंटेन रिवर ब्लू और 30 से अधिक अन्य औषधीय सामग्रियों को जल्दी से फ्यूज करने के लिए स्काई पॉइजन पल का इस्तेमाल किया। उसने जल्दी से एक हेवन रिवर्सल पैलेट को फ्यूज किया और उसे निगल लिया। हेवन रिवर्सल पैलेट को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय अवयवों की मात्रा और गुणवत्ता अत्यंत कठोर थी, लेकिन शोधन वातावरण, कड़ाही और शोधन विधि और भी अधिक कठोर थी। यहां तक एक उच्च स्तर के कीमियागर की सफलता दर 30% से अधिक नहीं होगी। लेकिन जियोशोल शाखा संप्रदाय के विशाल खजाने और स्काई पॉइजन पल के साथ ये कोई समस्या नहीं थी। फिर तुमने कुछ क्यों नहीं कहा और मुझे तुम्हें इतनी दूर ले जाने दो। लैन शुएरुओ का रंग गुलाबी हो गया था और वह क्षण भर के लिए अवाक रह गई थी, क्योंकि यह मेरे जीवन में पहली बार है कि एक लड़की मुझे गोद में ले रही है।
यह बहुत आरामदायक है। इसके अलावा बड़ी बहन के शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैसा कि उसने यह कहा, वह मूल रूप से लैन शुएरुओ के शरीर पर सुगंध को हल्का सूंघना चाहता था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक सुस्त हो गई और वह जगह जगह दंग रह गया। क्या यह वास्तव में पहली बार किसी लड़की द्वारा गोद में लिया गया है? इस जीवन में यह वास्तव में है, लेकिन अज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में उस जीवन में वह लड़की हर बार जब वह अपने स्थान पर लौटता था तो वह उस बांस के दरवाजे के सामने बेहोश होने से पहले उस बांस के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करता था। जब वह जागता था तो वह उस नर्म और गर्म बिस्तर पर लेटा होता था। भले ही वह बेहोश था, ऐसा लग रहा था कि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था कि वह उसे ले जाने के लिए अपने नाजुक शरीर का उपयोग कर रही थी, जो उसके पूरे शरीर में खून से लथपथ था। हर एक कदम उसने उठाया, और हर एक कदम के साथ आंसुओं की हर एक बूंद जो उसने उठाए, बार बार, शायद दर्जनों बार, शायद सैकड़ों बार, ऐसा कई बार हुआ कि वह उन्हें गिन भी नहीं सका, और उसने उन्हें गिनने की जहमत नहीं उठाई। केवल एक चीज जो उसे याद आ रही थी वह यह थी कि अगर वह 2 जीवन भी जी सकता था तो वह कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। वह उसका बकाया था, क्योंकि स्वर्ग ने अब उसे मौका नहीं दिया। अचानक जिस लैन जुएरुओ को वह कसकर गले लगा रहा था, वह धीरे धीरे उस आकृति में बदल गया जो केवल उसके सपनों में दिखाई देती थी। अगर तुम घायल नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें नीचे गिरा देता। लैन शुएरुओ ने कुछ गुस्से में सूंघा। जब वह यूचे को गोद में लिए हुए थी तो वह शांत थी, क्योंकि उसे लगा कि यूचे बेहोश है। अब जब वह जाग गया था, उसके शरीर को उसके खिलाफ दबाने की भावना और कमजोर रूप से स्पष्ट मर्दाना गंध ने उसे शर्मा दिया और उसके दिल की धड़कन और भी अनियमित हो गई। कबीले के नेता फैंग, क्या आप मेरे दोस्तों को बसाने के लिए जगह खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं? लैन शुएरु ने फैंग बायचुवान से पूछा। बेशक, कृपया मेरे पीछे आओ। यह छोटा सा गांव वास्तव में एक छोटा सा गांव था जिसमें कुल कुछ दर्जन साधारण घर थे। फैंग बायचुवान के मुंह से पूरे परिवार में लगभग 200 लोग थे। लैन शुएरुओ और युनचे, 2 बाहरी लोगों के आगमन की ओर, यहाँ के लोग पहले तो सतर्क थे, लेकिन फिर उन सभी ने दया दिखाई। बहुत जल्दी लैन शुएरुओ और युनचे ने एक साथ एक अजीब चीज खोज ली। जिन लोगों से वे मिले, जुआनली की खेती प्राथमिक गहन दायरे के 10वें स्तर पर थी। उन बच्चों के अलावा जिन्हें अभी जुआनली की खेती करनी थी, बिना किसी अपवाद के हर कोई ऐसा ही था। यह ऐसा था मानो प्राथमिक गहन क्षेत्र का 10वां स्तर पहले से ही उनकी सीमा थी। हालांकि नवजात गहन दायरे के बाद हर बार जब कोई एक बड़े दायरे को पार करता है तो यह एक अड़चन के साथ होता है जिसे पार करना कठिन और कठिन होता जाता है। हालांकि प्राथमिक गहन दायरे के 10वें स्तर से नवजात गहन क्षेत्र तक मूल रूप से बोलने में कोई अड़चन नहीं थी। जब तक जुआनली पर्याप्त रूप से जमा होगा, वे स्वाभाविक रूप से नवजात गहन दायरे में कदम रखेंगे। हालांकि यहाँ सभी लोग एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल्म के 10वें स्तर पर रुक गए थे, जिसने वास्तव में यूचे और लैन शुएरुओ को हैरान कर दिया था। यहाँ फीनिक्स की आभा क्यों है? मोली की आवाज अचानक सुनाई दी, जिससे युनचे हैरान रह गया। फीनिक्स पौराणिक मौलिक दिव्य जानवर, फीनिक्स। उद्धरण चिन्ह। यह सही है। मोली की आवाज में थकावट का थोड़ा सा संकेत था। जब उसने अपनी जुआनली के एक हिस्से को यूचे में स्थानांतरित किया, भले ही यह केवल कुछ ही सेकंड के लिए था, इसने उसकी खुद की आत्मा और युनचे के शरीर को एक निश्चित मात्रा में नुकसान पहुंचाया। हालांकि यह बहुत कमजोर है, यह वास्तव में आभा है, बिना किसी संदेह के फीनिक्स का। कितना अजीब है। क्या यह हो सकता है कि फीनिक्स पहले इस निचले तल पर उतरा हो? उद्धरण चिन्ह। निचला स्तर। इन कुछ शब्दों ने युनचे के दिल को हिला दिया और उसे अचानक मोली की पहचान के बारे में एक भयावह अनुमान लगा। और उनके माथे पर ज्वाला की छाप फीनिक्स की रक्त रेखा को धारण करने का प्रतीक है। हालांकि इस छाप का रंग इस राजकुमारी को जो कुछ पता है उससे बिल्कुल अलग है। इसके अलावा फीनिक्स की रक्तरेखा छाप सामान्य रूप से छिपी हो सकती है और फीनिक्स की लौ शक्ति का उपयोग करते समय केवल जबरदस्ती दिखाई देगी। हालांकि यहाँ सभी के माथे पर फीनिक्स की छाप है, जैसे कि इसे बिल्कुल भी छिपाया नहीं जा सकता। संक्षेप में, यह बहुत अजीब है। उद्धरण चिन्ह। फैंग बायचुवान लैन शुएरुओ और यूचे को एक साफ छोटे घर में ले आए। आप दोनों कृपया यहाँ अच्छा आराम करें। हम केवल एक छोटा सा कबीला है जो दुनिया से छिपता है। बाहरी दुनिया से किसी भी चीज की तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए हम कर सकते हैं केवल तुम दोनों की उपेक्षा करो। लैन शुएरुओ ने सावधानीपूर्वक युनचे को बिस्तर पर लिटा दिया और चुपके से उसके दिल में राहत की सांस ली। वह मुड़ी और बोली, कबीले नेता फैंग, आप बहुत विनम्र हैं। हम पहले से ही इस तरह की जगह पाकर बहुत आभारी हैं। आप फीनिक्स खंडहर के संरक्षक परिवार हैं। इस समय यूचे ने अचानक से पूछा। फैंग बायचुवान का हमेशा शांत और शिष्ट चेहरा अचानक जम गया और उनके शिष्य स्पष्ट रूप से थोड़ा सिकुड़ गए। उसकी आंखों में अभिव्यक्ति में तेजी से उतार चढ़ाव आया, क्योंकि उसने सोचा कि कैसे इससे इनकार किया जाए और इससे कैसे बचा जाए। हालांकि कुछ छोटी सांसों के बाद उसकी आंखों में शांति लौट आई और वह आत्मनिंदा करते हुए हंसा। संरक्षक परिवार, हम इस तरह की उपाधि के योग्य नहीं हैं। हम केवल एक निम्न परिवार हैं जो एक पाप और अभिशाप को अपने ऊपर लिए हुए है और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को दुनिया से दूर कर लिया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको कैसे पता चला कि हम फीनिक्स से संबंधित हैं। ऐसा लगता है आप वास्तव में इस जगह पर तथाकथित खजाना प्राप्त करने के लिए आए हैं, जिसकी हम रखवाली कर रहे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। फीनिक्स, दैवीय जानवर जिसे फीनिक्स साम्राज्य द्वारा पूजा जाता है।
लैन शुएरुओ ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ यूचे और फैंग बाइचुआन को देखा। उसका दिमाग एक पल के लिए कुछ गड़बड़ हो गया था। नहीं, तुम गलत समझे। यूचे ने एक गहरी सांस ली और उठकर बैठना चाहता था, लेकिन उसका पूरा शरीर कमजोर था। जरा सी भी हरकत से उसके घावों में तेज दर्द होगा। वह केवल हार मान सकता था और वहीं लेटे हुए बोला, जिस कारण से मैंने सोचा था कि आप फीनिक्स खंडहर के अभिभावक परिवार हो सकते हैं, क्योंकि आपके माथे पर छाप है। मैंने फीनिक्स रक्त रेखा के बारे में कई अफवाहें देखी हैं। आपके माथे पर छाप का आकार ठीक वैसा ही है जैसा फीनिक्स रक्त रेखा की छाप है जिसे मैं जानता हूँ, केवल रंग थोड़ा अलग है। मेरी बड़ी बहन और मैं केवल इसलिए यहाँ आए क्योंकि हम अनजाने में बहुत ऊंचाई से गिर गए थे और यहाँ तक हमें भारी चोटें भी आई थीं। हमारा निश्चित रूप से कोई अन्य इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फैंग बाइचुआन ने यूनचे की चोटों को देखकर उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। आखिरकार कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि चोटों से भरे शरीर के साथ अपने खजाने का लालच करे। यूनचे के शब्दों ने उसे कुछ देर के लिए एकटक घूरने पर मजबूर कर दिया और फिर वह एक बार फिर खुद पर हंसा। फीनिक्स छाप। रंग अलग है। हाँ, रंग अलग है। महान छाप जो मूल रूप से शक्ति का प्रतीक थी और रक्त रेखा अब एक दुखद श्राप छाप बन गई है। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती की है। हम युवा पीढ़ी कैसे दोषी हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फैंग बाइचुआन के शब्द दुख की भावना से भरे हुए थे। यह ऐसा था मानो यूचे के शब्दों ने उसके दिल की पीड़ा को पूरी तरह से चुप दिया हो। अभिशाप छाप। यूचे का दिल कुछ देर के लिए धड़क उठा। रक्त रेखा की छाप अभिशाप की छाप कैसे बन सकती है? रुकिए, क्या ऐसा हो सकता है कि उनका जुआनली एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल्म के केवल 10वें स्तर पर ही रुक सकता है? क्योंकि फैंग बाइचुआन ने छाप की बात की थी। मेरा मानना कि तुम बुरे लोग नहीं हो, क्योंकि मैं तुमसे किसी भी तरह की बुराई महसूस नहीं कर सकता। तुमने मेरे 2 बच्चों को भी बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे भी चुकाऊं, यह सही है। केवल फैंग बाइचुआन एक लंबी सांस छोड़ो। हमारा परिवार इस समय एक आपदा से पीड़ित है। यदि आप यहाँ रहना जारी रखते हैं तो आपदा का प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। इसलिए यहाँ ठीक से स्वस्थ हो जाओ और यह सबसे अच्छा होगा यदि तुम उन दुष्ट लोगों के यहाँ दोबारा आने से पहले ठीक हो जाओ और फिर इस जगह को छोड़ दो, क्योंकि अगली बार जब वे दुष्ट लोग आएंगे तो शायद यह सर्वनाश की आपदा होगी। उद्धरण चिन्ह। जब उसे यहाँ ले जाया जा रहा था तो उसे लैन शुएरू और 2 बच्चों के बीच हुई बातचीत से पता चला कि क्या हुआ था। उसने उलझन में पूछा, कबीले के नेता फैंग, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। आपके कबीले को यहाँ पहले से ही कई सालों से मौजूद होना चाहिए था, है ना? अतीत में आप इतने वर्षों तक सुरक्षित और स्वस्थ थे। इस बार भाड़े के समूह द्वारा आपको क्यों निशाना बनाया जाएगा? उद्धरण चिन्ह। फैंग बाइचुआन ने खिड़की से बाहर देखा और शांति से कहा, आपने जो कहा वह सही है। हमारा कबीला पहले से ही कई वर्षों से अस्तित्व में है और एक समय के लिए समृद्ध था, लेकिन एक स्वर्गीय अपराध के कारण हम तेजी से गिर गए और हमारे पास एकांत में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज हम पहले से ही इस निम्न स्थिति में हैं जिसकी तुलना एक टूटे फूटे मानव गांव से भी नहीं की जा सकती। लेकिन इतने सालों में कोई हमें परेशान करने नहीं आया, क्योंकि इस जगह को 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है, जहां सभी प्रकार के गंभीर जानवर आपे से बाहर हो जाते हैं। सबसे कम हिंसक छद्म गहन जानवर हैं और उच्चतम भयानक पृथ्वी गहन जानवर हैं। यह भी अफवाह है कि पर्वत श्रृंखला के भीतर रहने वाले 3 भयानक स्काई प्रोफाउंड बीस्ट हैं। यह गहन जानवरों का स्वर्ग है और वे इस स्थान पर मनुष्यों के प्रवेश को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार एक बार मानव प्रवेश करने के बाद उन पर उनके एक समूह द्वारा हमला किया जाएगा। उसी समय आप जितने गहरे जाते हैं, गहरे जानवरों का स्तर उतना ही ऊंचा होता है। उद्धरण चिन्ह। और यह स्थान संपूर्ण 10,000 बीस्ट पर्वत श्रृंखला का केंद्र है। गहन जानवरों के गहन कोर को प्राप्त करने के लिए कुछ मनुष्य 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला के किनारे पर सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन उन अद्वितीय विशेषज्ञों के अलावा किसी के पास इस क्षेत्र तक पहुंचने की हिम्मत या क्षमता नहीं होगी। और ऐसा करने की क्षमता रखने वाले अद्वितीय विशेषज्ञ इस जगह पर आने के लिए तैयार नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन लगता है कि आसपास कोई गहरा जानवर नहीं है, यूनचे ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्हें अचानक एहसास हुआ, क्या यह फीनिक्स की आभा के कारण हो सकता है? यह सही है। फैंग बाइचुआन ने सिर हिलाया। आपको सच बताने के लिए इस जगह के पीछे फीनिक्स के खंडहर हैं जिन्हें हमने पीढ़ियों से संरक्षित किया है, और इसमें अभी भी फीनिक्स द्वारा पीछे छोड़ी गई आभा है। हालांकि आभा कमजोर है, यह पूरे साल बिखरी नहीं है। इस दुनिया में कौन सा गहरा जानवर एक प्राचीन दिव्य जानवर के दबाव का सामना कर सकता है? इसके पास जाने की हिम्मत कौन करता है? उद्धरण चिन्ह। तो यह ऐसा ही है। यूचे ने धीरे से सिर हिलाया। उसका चेहरा थोड़ा हिल गया। यहाँ वास्तव में फीनिक्स का अवशेष था। इसके अलावा फीनिक्स की आभा पूरे वर्ष नहीं फैलती थी। सबसे अच्छी व्याख्या यह है कि इस फीनिक्स के खंडहरों के भीतर फीनिक्स द्वारा कुछ पीछे छोड़ दिया गया है, एक प्राचीन दैवीय पशु द्वारा छोड़ा गया कुछ। बस इस बारे में सोचते हुए यूनचे का खून उसके पूरे शरीर में उबलने लगा। कोई कल्पना कर सकता था अगर यहाँ एक फीनिक्स के खंडहर की खबर फैलती तो यह बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देता। यदि ऐसा है तो वे दुष्ट लोग कैसे आ गए जो उस वस्तु को चुराना चाहते थे जिसकी तुम रखवाली कर रहे थे? यूचे ने पूछा। एक साधारण भाड़े के समूह के पास एक आत्मा गहन जानवर के खिलाफ लड़ने की क्षमता नहीं थी। पृथ्वी के गहरे जानवर का उल्लेख नहीं था। 100 लोगों का उल्लेख नहीं करना, भले ही पैमाने को 10 गुना बढ़ा दिया गया हो,
अगर उनका सामना एक पृथ्वी गहन जानवर से हुआ तो वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई यह कहे कि इस 10,000 पशु पर्वत श्रृंखला में गहरे जानवरों के घनत्व के साथ उन्हें रास्ते में एक आत्मा गहन जानवर या एक पृथ्वी गहन जानवर का सामना नहीं करना पड़ा, तो यह और भी असंभव था। मुझे नहीं पता, फेंग बाइचुआन ने अपना सिर हिलाया। मैं किसी से भी अधिक जानना चाहता हूं कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। शायद यह वह भाग्य है जिसके हम हकदार हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने उड़ने वाले गहरे जानवर की मदद भी ली हो जो आकाश में दूर तक उड़ सकता था? यूनचे ने खुद से बुदबुदाया, लेकिन तुरंत उसने इस अनुमान को खारिज कर दिया। इस 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज में कई गहरे जानवर थे, जिनमें बड़ी संख्या में उड़ने वाले गहरे जानवर भी शामिल थे। यहाँ तक अगर कोई साधारण उड़ने वाले गहरे जानवर पर सवार हो जाता है तो उसमें प्रवेश करना असंभव होगा। भयानक तूफान हॉक और विशाल स्नो ईगल जैसे गहन जानवर जो आकाश में हजारों या दसियों हजार मीटर ऊंचे उड़ सकते थे, ऐसा कर सकते थे, लेकिन उड़ने की उनकी भयानक क्षमता के कारण उनमें से कई सवार हो सकते थे मनुष्यों द्वारा बहुत कम था। यहाँ तक न्यू मून सिटी के सबसे मजबूत संप्रदाय जैसे कि जियोस्कॉल शाखा संप्रदाय के पास केवल एक था। इस तरह के साधारण भाड़े के समूह में एक कैसे हो सकता है? अपडेट शुरू होता है। मुझे तुम्हारे शरीर पर लगी चोटों को देखने दो। जब तक वे बहुत अजीब नहीं हैं, मैं उनसे निपट सकता हूँ। फेंग बाइचुआन बिस्तर पर चले गए और आह भरी। हालांकि यूनचे ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इन मामूली चोटों से निपटने के अपने तरीके हैं। आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग वर्तमान में एक बड़ी आपदा का सामना कर रहे हैं, इसलिए एक कबीले के नेता के रूप में आपको बहुत सी चीजें करनी होंगी। आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फेंग बाइचुआन ने जोर नहीं दिया और सिर हिलाया। ठीक है, तुम लोग पहले यहाँ आराम करो। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बेझिझक हमें फोन करें। मुझे उम्मीद है कि वे दुष्ट लोग थोड़ी देर बाद आ सकते हैं। फेंग बाइचुआन ने दरवाजा बंद कर दिया और चिंतित अभिव्यक्ति के साथ बाहर चला गया। यूचे ने अपनी ठुड्डी को छुआ और गहरी सोच में पड़ गया। क्या आपकी चोटें वास्तव में ठीक हैं? तुम पहले इतनी ऊंचे स्थान से गिरे थे? लैन शुएरुओ ने चिंतित होकर पूछा। यूनचे ने आराम से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है कि मैंने पहले सीनियर सिस्टर को बताया था कि मैं एक जीनियस डॉक्टर हूँ। एक ईश्वरीय डॉक्टर के लिए यह छोटी सी चोट कुछ भी नहीं है। उनके शरीर पर लगी चोटों को निश्चित रूप से दूसरों के लिए गंभीर चोटें माना जाएगा, लेकिन उनकी आंखों में उन्हें केवल मामूली चोटों के रूप में गिना जा सकता था। जीनियस डॉक्टर। भले ही आप वास्तव में एक जीनियस डॉक्टर हों, लेकिन क्या आप वास्तव में इस तरह अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं? लैन शुएरुओ की आंखें थोड़ी लाल हो गईं क्योंकि उसे याद आया कि कैसे यूचे ने उसे लगातार 2 बार अपनी जान बचाई थी। यदि तुम वास्तव में मर गई तो मैं अपने शेष जीवन के लिए शांति से आराम नहीं कर पाऊंगी। हाँ, यूचे ने हंसते हुए कहा, युवानबा बिल्कुल सही कह रही है। बड़ी बहन वास्तव में बहुत दयालु है। मैंने ही सबसे पहले बड़ी बहन को फंसाया था, इसलिए मुझे खुद को दोष देना चाहिए। लेकिन अब बड़ी बहन खुद को दोष दे रही हैं। लैन शुएरुओ की आंखें थोड़ी सी फटी हुई थीं। उसने अपने होठों को थपथपाया और धीरे से कहा, जूनियर भाई यू, भविष्य में फिर से ऐसा व्यवहार न करें, ठीक है? वास्तव में मुझ पर बहुत सारी सुरक्षात्मक कलाकृतियां हैं, इसलिए मुझे इतनी आसानी से चोट नहीं लगेगी। यदि फिर से ऐसा कुछ होता है तो आप अपने जीवन की उपेक्षा नहीं कर सकते और मेरी रक्षा के लिए मेरे सामने खड़े हो सकते हैं। जब तक आप अपनी रक्षा करते हैं तब तक यह ठीक है। उद्धरण चिन्ह। मैं यह नहीं कर सकता। यूनचे ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम अपने जीवन को इतना संजोते नहीं हो? लैन शुएरुओ का दिल उछल पड़ा। नहीं, मैं अपने जीवन को बहुत संजोता हूँ। कोई भी समय हो, मैं खुद को मरने नहीं दूंगा। यह बस इतना ही है। यह बस इतना ही है। यूनचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। लैन शुएरुओ को अपनी आंखों की गहराइयों में उभरे डेक को देखने की अनुमति नहीं दी। मैंने एक बार एक लड़की को नीचा दिखाया जिसने मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया। ... लेकिन अंत में मेरी वजह से वो मेरी बाहों में मर गई। उस पल का दर्द, मुझे लगता है कि 10 के बाद भी जीवन भर मैं अभी भी इसे नहीं भूल पाऊंगा। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि मैं कभी भी किसी भी लड़की को जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है दोबारा चोटिल नहीं होने दूंगा। कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... वह लड़की आपकी वर्तमान पत्नी नहीं होनी चाहिए, है ना? लैन शुएरुओ ने यूनचे को एक जटिल निगाह से देखा जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाई थी। बिल्कुल नहीं, लेकिन वह मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार करती है, इसलिए मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिया किंगयू के बारे में सोचते हुए यूनचे धीरे से मुस्कुराया। हालांकि उसके साथ एक ही बिस्तर साझा करने के कुछ दिन कम थे, फिर भी यादें बहुत खूबसूरत थीं। यह सिर्फ इतना था कि भविष्य में एक संभावना थी कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन उसकी पत्नी के रूप में उसकी पहचान उसके दिल में मजबूती से अंकित थी, क्योंकि यह उनके 2 जन्मों में पहली पत्नी थी। भले ही वे नाम के पति पत्नी थे, लेकिन वास्तव में नहीं। छोटे भाई यूं, तुम 16 साल के ही हो। इतनी कम उम्र में शादी ही नहीं कर दी। एक लड़की की जान भी चली गई तुम्हारी वजह से। ... हो सकता है और भी लड़कियां हों जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया हो। मैंने कई चंचल और भावुक पुरुषों को देखा है, लेकिन यह वास्तव में पहली बार है जब मैंने किसी को आप जितना युवा देखा है। लैन शुएरुओ ने मुस्कुराते हुए कहा।
वह यूनचे की पत्नी की पहचान से अच्छी तरह वाकिफ थी, क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले लोगों को न्यू मून सिटी में यूनचे के बारे में सब कुछ जांचने के लिए भेजा था। यह तथ्य कि उसकी पत्नी जिया किंगयू फ्रोजन क्लाउड फेरी पैलेस की शिष्या थी, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में पहले से ही सभी को पता था। इसने जिया कबीले को भी बना दिया, जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में नंबर 1 विशाल बन गया था, और किसी ने भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार 4 प्रमुख संप्रदायों में फ्रोजन क्लाउड फेरी पैलेस में सबसे कम शिष्य थे, और वे अपने स्वयं के सुरक्षात्मक होने के लिए प्रसिद्ध थे। यूनचे मुस्कुराए, टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और जवाब में पूछा, तो क्या सीनियर सिस्टर के पास अभी कोई है जिसे आप पसंद करती हैं? मैं बिल्कुल नहीं, बड़ी बहन तुम्हारी तरह नहीं होगी, इतनी कम उम्र में फ्लर्ट करना। लैन शुएरुओ ने अपने होठों को सिकोड़ा और मुस्कुराए। ओह, अच्छी बात है कि तुम नहीं करते, नहीं तो मुझे मौत का दुख होगा। यूचे ने राहत की एक छोटी सी सांस ली, और यहाँ तक उसकी अभिव्यक्ति से भी काफी आराम मिला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम छोटे लड़के, यह कहना कि तुम चंचल हो बिल्कुल भी गलत नहीं है। लैन शुएरुओ ने अपनी नाक की नोक उठाई और डांटा। फिर उसने अपने सुंदर गाल उठाए और उसकी अभिव्यक्ति में लालसा का संकेत था। आपकी बड़ी बहन, मैं एक अद्वितीय नायक से शादी करूंगी जो भविष्य में दुनिया को जीत सकता है। आप जैसा चंचल छोटा लड़का मेरे लिए पूरी तरह से प्याला नहीं है। चाय, यह कहने की बात नहीं है कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं। यूचे, अच्छे से आराम करो। लिटिल स्नो पहले उड़ने से बहुत थक गई थी और उसने अपनी ताकत को बढ़ा दिया। उसे थोड़ी देर के लिए सोना पड़ सकता है। एक बार जब वह जाग जाती है तो हम इस जगह को छोड़ सकते हैं। जहां तक यहाँ के लोगों की बात है, मैंने उन दो नन्हे साथियों से पहले ही वादा कर दिया है कि मैं अपनी क्षमताओं की सीमा के भीतर उनकी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। यूनचे के साथ कुछ शब्द बोलने के बाद उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह जितना अधिक बोलता था उतना ही जोरदार हो जाता था, इसलिए अब वह उसे परेशान नहीं करती थी। वह बाहर चली गई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। आप उन चीजों में रुचि रखते हैं जिनकी वे रखवाली कर रहे हैं? लैन शुएरुओ के चले जाने के बाद मोल ने अचानक पूछा। बिल्कुल, यूनचे ने अपनी आंखें बंद की और कहा, चूंकि वहां फीनिक्स की आभा है तो यह अत्यधिक संभावना है कि यह फीनिक्स द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है। प्रिमोडियल डिवाइन बीस्ट फीनिक्स, भले ही यह एक पंख है, यह अभी भी डिवाइन प्रोफाउंड में है स्तर। अब जब बाहरी लोगों ने इस जगह को खोज लिया है, भले ही वे उस चीज को प्राप्त न कर सके जिसकी वे रखवाली कर रहे हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि वे इस जगह की खबर फैला देंगे। वह समय कब आएगा, कौन जानता है कि वह किसके हाथों में पड़ जाए। उद्धरण चिन्ह। हम्फ, एक साधारण व्यक्ति किसी ऐसी चीज को कैसे छू सकता है जो किसी आदिकालीन दिव्य पशु की है? मोली ने तिरस्कार किया और अब कुछ नहीं बोला, जैसे कि यह यूनचे के लिए एक चेतावनी थी। मौन में यूनचे ने अपने शरीर पर घावों की जांच की और फिर अपनी चेतना को स्काई पॉइजन पल में विसर्जित कर दिया। बहुत जल्दी उसे 1 दर्जन या इतने ही औषधीय तत्व मिले जो वह खोजना चाहता था। गलाने की एक छोटी अवधि के बाद उन्होंने पिच ब्लैक जिलेटिनस पदार्थ की एक गांठ प्राप्त की और इसे अपने बाएं कंधे पर समान रूप से फैलाया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गया। जब यूनचे फिर से उठा तो अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। बाहर से आने वाली अराजक आवाजों से उसकी नींद खुल गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यदि आप समझदार हैं तो तुरंत पीछे के पहाड़ पर लगी सील को हटा दें। आप यहाँ अभिभावक परिवार हैं, इसलिए आपके पास इसे पूर्ववत करने का एक तरीका होना चाहिए। एक टोस्ट को मना न करें, केवल एक फोफिट पीने के लिए मजबूर होना। इतनी कर्कश और चिड़चिड़ी आवाज जिसमें विभत्सता और धमकी का घना भाव मिला हुआ है। वह मुहर हमेशा से रही है और हमें बिल्कुल पता नहीं है कि यह क्या है। हम यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे पूर्ववत किया जाए। हम केवल एक तुच्छ कबीले हैं जो यहाँ एकांत में रहते हैं। यदि वास्तव में किसी प्रकार का खजाना होता तो हमारे कबीले की ऐसी स्थिति कैसे हो सकती थी? यह फैंग बायचुवान की आवाज थी। हा 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 हा, क्या आपको लगता है कि हम 3 साल के हैं? हम आपकी बकवास पर विश्वास क्यों करेंगे? आज हमारे कप्तान और उपकप्तान पहले ही व्यक्तिगत रूप से आ चुके हैं। अगर तुम लोग बेवकूफ़ी करना जारी रखते हो, मानो या न मानो, मैं तुम्हारे पूरे कबीले को खत्म कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। ये आवाजें, क्या ऐसा हो सकता है? यूचे जल्दी से बिस्तर से उठ बैठा। उसका बायां कंधा अभी भी बहुत दर्द में था और उसकी हरकतें फुर्तीली नहीं थीं, लेकिन यह कल की तुलना में पहले से बहुत बेहतर था। उसके शरीर पर लगी लगभग आधी चोटें ठीक हो चुकी थीं और उसका शरीर कल जितना कमजोर नहीं था। कम से कम सामान्य रूप से चलने में अब कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही वह बिस्तर से उतरने वाला था, कमरे का दरवाजा धक्का देकर खुल गया। लैन शुएरुओ जल्दी से दौड़ी और यह देखकर कि यूनचे पहले ही जाग चुका था, उसने उत्सुकता से कहा, जूनियर भाई यूं, यह बुरा है। वह काला दानव भाड़े का समूह वास्तव में आज आया था। उनमें से पूरे 100 हैं और उन्होंने गांव के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वे इतने तेज कैसे हो सकते हैं? कुछ देर के लिए यूनचे की भौहें तन गईं। कबीले के नेता फैंग और अन्य भी बिना तैयारी के पकड़े गए। अभी पूरा कबीला पहले से ही पहरे पर है। लैन शुएरुओ की अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। इस समय बाहर से एक और जोर से दहाड़ सुनाई दी। क्या कल की वह छोटी सी सुंदरता यहीं तुम्हारे पास है? कोई खजाना नहीं है, वह भी ठीक है। पहले उस छोटी सी सुंदरता को सौंप दो। पहले इन उस्तादों को कुछ मजा लेने दो, हो सकता है वे खजाने के बारे में भूल जाएं। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह।
दूर से बड़ी मात्रा में भद्दी हंसी आई। यूनचे की भौहें एक साथ बंद हो गईं। वह अचानक समझ गया कि ब्लैक डायमंड नामक यह भाड़े का समूह अचानक इतनी जल्दी हमला क्यों करेगा। जाहिर है उन्हें यकीन नहीं था कि यहाँ कोई खजाना है या नहीं। यहाँ के लोगों की जुआनली खेती से सामान्य मस्तिष्क वाला कोई भी व्यक्ति यह निर्धारित करने में सक्षम होगा कि यदि वास्तव में कोई खजाना होता भी है तो यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन कल लैन शुएरुओ ने भाड़े के इस समूह के 3 लोगों के साथ मारपीट की थी। लैन शुएरुओ की उपस्थिति के साथ यह उन्हें चौंका देने के लिए काफी था। जिस कारण से वे यहाँ पहुंचे वह किसी खजाने के लिए नहीं बल्कि लैन शुएरुओ के लिए था। उन्हें डर था कि अगर देर रात वे एक कदम भी चले तो वह भाग जाएगी। दुष्टों का यह झुंड। लैन शुएरुओ ने हल्के से अपने होंठ काटे। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। छोटे भाइयों, तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान हैं। यहाँ रहो और बाहर मत जाओ, चाहे कुछ भी हो। मैं उन्हें सबक सिखाने जाऊंगी। अगर लैन शुएरुओ ने कल उन 3 लोगों को सीधे मार दिया होता तो वे इतनी अधीरता से हमला नहीं करते। यूचे लैन शुएरुओ को दोष नहीं दे सकते। आखिरकार वह अभी भी कोमल हृदय वाली एक जवान लड़की थी। उसने लैन ज़्यूरुओ को खींच लिया और भौहें चढ़ाते हुए पूछा, इस भाड़े के समूह में लोगों की खेती क्या है? ऐसा लगता है कि वे समूह में प्रवेश करने की आवश्यकताओं से सीमित हैं। वे सभी कम से कम प्रारंभिक गहन दायरे में हैं। जुआनली में सबसे कमजोर व्यक्ति नवजात गहन दायरे के पहले स्तर पर भी है। उनमें से 80 से अधिक पहले से 5वें स्तर तक हैं और उनमें से 30 से अधिक नवजात गहन दायरे के 5वें स्तर पर हैं। 4 लोग भी हैं जो उनके कप्तान और उपकप्तान होने चाहिए और वे ट्रू प्रोफाउंड दायरे में भी पहुंच गए हैं। लैन शुएरुओ ने भौहें चढ़ाकर कहा। इस तरह की लाइन अप कुछ ऐसा नहीं था जिसका फैंग बायचुवान और अन्य लोग विरोध कर सकते थे जो केवल एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल्म के 10वें स्तर पर थे। सच्चा गहरा क्षेत्र। यूचे ने एक छोटी सी सांस ली और लैन जुएरुओ ने जिस हाथ को पकड़ा हुआ था वह कस गया। नहीं, तुम नहीं जा सकते। आपने अभी अभी उनका चिल्लाना सुना। इस बात की पूरी संभावना है कि वे इस बार आपको निशाना बना रहे हैं। नवजात गहन दायरे में 100 से अधिक लोगों का उल्लेख नहीं करने के लिए केवल कुछ सच्चे गहरे दायरे के कप्तान ही कुछ ऐसे नहीं हैं जिनसे हम निपट सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने पहले ही गांव के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगर हम बचना भी चाहें तो भी हम नहीं कर पाएंगे। साथ ही शायद मैं उनसे निपटने का प्रबंध कर सकूं। जैसे ही लैन शुएरुओ ने बात की उसने अपने गले में मोतियों के हार को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। एक पल में उसकी जुआनली आभा तेजी से यूनचे की चकित निगाहों के नीचे उठी। इस हार के मोती को प्रोफाउंड लॉकिंग पल कहा जाता है। जब इसे पहना जाता है तो यह पहनने वाले के जुआनली को 5 स्तरों तक दबा सकता है। मेरी सच्ची जुआनली साधना ट्रू प्रोफाउंड रियल्म के 3रे स्तर पर है। वे इतनी आसानी से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जुआनली में लैन जुएरुओ के परिवर्तन से यूनचे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ट्रू प्रोफाउंड रियल्म के 3रे स्तर पर 18 साल पुराना यह एक आश्चर्यजनक क्षेत्र था जो पूरी तरह से न्यू मून सिटी के नंबर 1 जीनियस जियोलुओचेंग से संबंधित नहीं था। उसने आश्चर्य से कहा, बड़ी बहन तुम क्यों? मैं बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा करने का फैसला किया। संक्षेप में, तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का एक तरीका सोचूंगा। लैन शुएरुओ के बोलने के बाद वह जाने वाली थी, लेकिन एक बार फिर यूनचे द्वारा वापस खींच लिया गया। भले ही सीनियर सिस्टर के पास ट्रू प्रोफाउंड रियल्म की ताकत हो, दूसरी पार्टी ट्रू प्रोफाउंड दायरे में पूरे 4 लोग हैं। कौन जानता है, उनका औसत स्तर आपसे ऊपर भी हो सकता है। अगर कोई और रास्ता नहीं है तो मैं आपके साथ चलूंगा। उद्धरण चिन्ह। संकरी घाटी जो 2 पहाड़ी दीवारों के बीच सैंडविच थी, इस शांतिपूर्ण छोटे से गांव का एकमात्र प्रवेश द्वार बन गई। हालांकि इस समय इस एकमात्र प्रवेश द्वार को जंगली भेड़िए जैसी आभा उत्सर्जित करने वाले लोगों के एक समूह द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। उनमें से प्रत्येक ने अपने सामने भयभीत समूह को देखते हुए एक अशुभ और उपहासपूर्ण टकटकी दिखाए। मैं पहले ही कई बार कह चुका हूं, यह सिर्फ एक साधारण सा गांव है। यहाँ कोई तथाकथित खजाना नहीं है और न ही वह व्यक्ति है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। फैंग बायचुवान ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली, अपने गुस्से को फूटने नहीं देने की पूरी कोशिश कर रहा था। उनके सामने कोई भी दुष्ट व्यक्ति उनके गोत्र के किसी भी सदस्य से अधिक शक्तिशाली होगा। यह दुष्ट आदमियों का एक समूह था जिसके खिलाफ वे संभवतः नहीं लड़ सकते थे। एक साधारण सा गांव, हा क्या एक साधारण सा गांव 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज के केंद्र में होगा? वह इतनी अजीब सीलिंग सरनी की रखवाली क्यों करेगा? मुझे लगता है कि आप स्पष्ट रूप से मुरझाते अभिभावक कबीले हैं। उद्धरण चिन्ह। जंगली हंसी के फटने के बाद काली टोपी पहने एक भयंकर दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ब्लैक डायमंड मर्सेनरी ग्रुप से बाहर चला गया। उसके पीछे 3 लोग थे जिनके चेहरे पर भयावह मुस्कान थी। उनके शरीर से एक शक्तिशाली जुआनली आभा निकलती थी जिससे फैंग बायचुवान का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने फैंग बायचुवान की ओर देखा और उपहास किया। मैं यहाँ का नेता हूँ, काला दानव भाड़े के समूह का नेता। हमें कचरे को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको एक आखिरी मौका दूंगा। जब तक आप आज्ञाकारी रूप से खजाने और सुंदरियों को सौंपते हैं, मैं आपको नेता के नाम पर वादा करता हूं कि हम यहाँ एक भी व्यक्ति को छुए बिना निश्चित रूप से निकल जाएंगे। यदि आप फिर से मेरी दयालुता की सराहना करने में असफल होने का साहस करते हैं। काले दानव ने अपने हाथ में भेड़िए के मोटे दांतों वाली गदा को लहराया और व्यंग्य किया, हमें 1 और 100 लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है।
भयानक नीची चीखों की लहरें निकलीं। फेंग बायचुआन के पीछे सभी लोगों में क्रोध और भय के भाव थे। कुछ बच्चे अपनी मां की गोद में दुबक गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। कुछ बुजुर्ग इतने गुस्से में थे कि उनके शरीर कांप रहे थे। वे लगातार दहाड़ते रहे, तुम खलनायक, निश्चित रूप से प्रतिशोध पाओगे। फेंग बायचुआन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं कहता हूं कि वहां नहीं है तो वहां नहीं है। यहां तक कि हम नहीं जानते कि वह सीलिंग सरनी क्या है। भले ही आप हम सभी को मार दें, फिर भी हमें पता नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। अरे तुम बहुत जिद्दी हो, लगता है अगर तुम थोड़ा खून नहीं बहाओगे तो तुम ईमानदार नहीं रहोगे। चिंता न करें, आपके साथ धीरे धीरे खेलने के लिए हमारे पास काफी समय है। काले दानव ने व्यंग्य किया और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर कुल्हाड़ी ले जाते हुए देखा। हेजी, उन्हें मेरे लिए सबक सिखाओ। यह आपके ऊपर है कि आप उसे मारना चाहते हैं या अपंग बनाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है सेनापति। हेजी नामक व्यक्ति ने एक बड़ा चाकू ले लिया और बाहर खड़ा हो गया। उसने बड़े चाकू को चारों ओर घुमाया और अपने मुंह के कोने को चाटा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं, जैसे कि वह चींटियों के समूह को देख रहा हो। तुम डॉन, पता नहीं आपके लिए क्या अच्छा है। दादाजी को सबक सिखाने दो। इसके साथ उन्होंने फेंग बायचुआन पर अपनी कृपाण क्षैतिज रूप से घुमाई। क्या तुम मेरे कबीले के नेता को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते? फेंग बायचुआन के पीछे के 3 बुजुर्ग उसी समय ब्लैकी से मिलने के लिए निकले। ये तीनों बुजुर्ग प्राथमिक गहन दायरे के 10वें स्तर पर थे। फेंग बायचुआन को समीकरण में शामिल करते हुए नवजात गहन दायरे के 6ठे स्तर पर हेजी के विरोधी होना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। ब्लैकी के पहले वार के साथ अत्याचारी सेबर क्यूई ने सीधे पहले एल्डर की जुआनली रक्षा को काट दिया, जिससे उसकी बाईं छाती पर एक लंबा खूनी घाव हो गया। पर्वत विभाजन ब्लेड। ब्लैकी ने उपहास किया और उसके ब्लेड का बल और भी निर्मम हो गया। वह संप्रदाय से नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास कोई गहन कला नहीं थी। उनका गहरा कौशल भी निम्नतम स्तर का था, लेकिन उनका जुआनली स्तर अभी भी था। यहां तक अगर उसने किसी गहन कौशल का उपयोग नहीं किया, तब भी वह फेंग बायचुआन और अन्य लोगों को आसानी से कुचल सकता था। एक बार जब उनके गहन कौशल का उपयोग किया गया, तो यह पतझड़ की हवा की तरह गिरे हुए पत्तों को बहा ले गई। ब्लेड जहां भी गया, तीनों बुजुर्गों के शरीर पर एक एक घाव रह गया। फिर उसने अचानक फेंग बायचुआन के पेट के निचले हिस्से पर लात मारी, जिससे वह 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गया और उसके मुंह से खून का एक बड़ा मुंह निकल आया। कबीले नेता पिता फेंग जू, एर और फेंग जियान एक साथ अपने रोने के बीच फेंग कयुन के आलिंगन से बाहर निकल आए। उन्होंने खुद को फेंग बायचुआन की तरफ फेंक दिया और जोर से रोते हुए उसके शरीर को खींच लिया। तीनों बुजुर्ग भी जमीन पर गिर पड़े। उनके घावों से अत्यधिक खून बह रहा था और उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। हे, ये दोनों लड़के तुम्हारे बच्चे हैं, है ना? ब्लैकी ने अपना ब्लेड खींचा, कदम दर कदम फेंग बायचुआन की ओर चला और भयावह रूप से कहा, फिर मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपकी बेटी की आंखों को खोदने के बाद भी आपका मुंह इतना कठोर होगा। बोलने के बाद वह अचानक बाहर पहुंचा और फेंग बायचुआन के हिंसक रूप से अनुबंधित विद्यार्थियों के तहत भयभीत फेंग जियान एर को पकड़ लिया। रुकना। बगल से अचानक एक क्रोधित और नाजुक चीख सुनाई दी। उसी समय एक बर्फ सफेद तलवार की रोशनी उल्का की तरह निकली। ब्लैकी की प्रतिक्रिया भी काफी तेज थी और उसने झट से अपना हाथ हटा लिया और घबराकर पीछे हट गया। एक बर्फ सफेद लंबी तलवार, जो देखने में जेड से उकेरी गई लग रही थी, सटीक रूप से उस जगह को भेद गई जहां वह एक क्षण पहले था, जिससे उसे ठंडे पसीने में बह जाना पड़ा। उसके बाद एक हिमश्वेत आकृति उतरी, जेड तलवार को जमीन से बाहर निकाला और एक बर्फ ठंडी और क्रोधित दृष्टि से सीधे ब्लैकी की ओर इशारा किया। जिस क्षण लैंशुएरो दिखाई दिया, ब्लैक डायमंड भाड़े के समूह ने तुरंत बड़ी मात्रा में हौंफना और सांसें छोड़ना शुरू कर दिया। वे सभी लैंशुएरो को एकटक घूर रहे थे। उनमें से हर एक खालीपन से घूर रहा था, उनकी आंखें बाहर निकल आई थीं और उनके भाव निर्जीव थे। उनमें से आधे से अधिक लोगों ने बिना जाने ही लार टपका दी। लीडर, लीडर, ये वो है, ये वो है। कल के ब्रॉडेक्स मैन ने ब्लैक दानव से उत्साह से कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, क्या वह एक परी की तरह नहीं दिखती है? उद्धरण चिन्ह। काले दानव की आंखें बहुत पहले ही फैल गई थीं और यहां तक कि उसके हाथ भी कांपने लगे थे। उसने जमकर लार का एक कौर निगल लिया और कर्कश स्वर में बोला, सुंदर तो चक सुंदर, इस दुनिया में वास्तव में इतनी खूबसूरत महिला है, धिक्कार है। उसकी तुलना में यह डैडी जिन महिलाओं के साथ अतीत में खेल चुका है, उन्हें देखा भी नहीं जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। मुझे इस स्त्री को प्राप्त करना ही होगा। यदि मैं ऐसी स्त्री के साथ एक रात भी सो सकता हूं, तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। हे, चूंकि वह पहले से ही बाहर है, क्या वह पहले से ही आपकी नहीं है? चौड़े आदमी ने चापलूसी की, लेकिन भले ही वह जवान दिखती है, जुबानली पहले ही सच्चे गहरे दायरे में पहुंच चुकी है। अगर नेता उसे लेना चाहता है तो उसे थोड़ा और प्रयास करना पड़ सकता है। यह डैडी, ब्लैक टाइगर, ब्लैक डेविल और ब्लैक वुल्फ, 4 ट्रू प्रोफाउंड रियलम मार्शल आर्टिस्ट, साथ ही 100 से अधिक भाई, थोड़ी सुंदरता को संभाल नहीं सकते। हा। ब्लैक दानव ने अपने हाथों को रगड़ा और दिल खोलकर हंसा। उसकी भावुक टकटकी ने ऐसा प्रतीत किया जैसे लैंशुएरो पहले से ही उसका था। ब्लैकी, नीचे उतरो, मैं व्यक्तिगत रूप से इस छोटी सुंदरता का परीक्षण करूंगा। ब्लैकी आज्ञाकारी रूप से नीचे उतर गया। ब्लैक डायमंड मर्केनरी ग्रुप के सभी सदस्य लैंशुएरो को घूरते थे, लेकिन वे केवल अपनी लार निगल सकते थे।
इस तरह की महिला का आनंद निश्चित रूप से अकेले ब्लैक डायमंड ने लिया था। अधिक से अधिक वे इसके बारे में केवल कल्पना ही कर सकते थे। अरे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? ब्लैक दानव के शरीर से निकली ज्वानली की आभा ने लैन जुएरो की भौहों को थोड़ा कस दिया। ट्रू प्रोफाउंड रियल्म का तीसरा स्तर वास्तव में उससे बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। उसने चुपके से एक सांस ली और एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ ठंडेपन से कहा, आप एक भाड़े के समूह हैं जो केवल काम करने के लिए लोगों का वेतन लेते हैं, डाकुओं का समूह नहीं। जो लोग कई अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं उन्हें स्वर्ग का प्रकोप भुगतना पड़ेगा। यह वह जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए, जल्दी करो और निकल जाओ। लैन शुएरुओ को करीब से देखने पर उस स्पष्ट अमर आभा और बड़प्पन ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया, जिससे ब्लैक दानव की हड्डियां भी कमजोर हो गईं। उसने एक बार फिर जमकर थूक का मुंह निगल लिया और एक भद्दी मुस्कान के साथ कहा, आप चाहते हैं कि हम इस जगह को छोड़ दें? अच्छा कहा, अच्छा कहा। चून की सुंदरता बोल चुकी है, इसलिए इस मामले को संभालना बहुत आसान है। जब तक सौंदर्य मेरे साथ लौटने और एक समूह के नेता की पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाता है, मैं काला दानव तुरंत छोड़ने का वादा करता हूं और फिर कभी इस जगह पर वापस नहीं आता। तुम क्या कहती हो सौंदर्य? उद्धरण चिन्ह दिलेर। लांजुरुओ गुस्से में चिल्लाया, लेकिन तुरंत महसूस किया कि ये दो शब्द उचित नहीं थे। वह और भी क्रोधित हो गई और जानती थी कि खलनायकों के इस समूह से अधिक कुछ भी कहना बेकार है। उसने सीधे काले दानव की ओर अपनी तलवार मार दी। उसके सामने संकट को हल करने का एकमात्र तरीका इस काले दानव को हराना था। फिर उसका अपहरण कर लिया और काले दानव भाड़े के समूह को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। काले दानव को उम्मीद नहीं थी कि लैन जुएरो अचानक हमला करेगा और जल्दी से अपने वुल्फ नुकीले गदा को ब्लॉक करने के लिए उठाया। एक पल के लिए लैन शुएरुओ के लगातार तलवार के वार से वह घबरा गया। लैन शुएरुओ की तलवार एक सुनहरी चमक में ढकी हुई थी और तलवार की परछाइयां भव्य और तेज थीं, काले दानव की आंखों को चकाचौंध कर रही थी। दो चीची ध्वनियों के साथ उसके शरीर पर हल्का कवच सीधे दो में कट गया, यहां तक सुरक्षात्मक ज्वानली को भी काट दिया गया था और मांस का एक बड़ा टुकड़ा उड़ गया। काले दानव भाड़े के सैनिक सभी दंग रह गए। यह लड़की जो केवल 17 या 18 साल की लग रही थी, वास्तव में एक चाल में अपने समूह के नेता ब्लैक दानव को घायल कर दिया। ब्लैक दानव के पास ट्रू प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर पर ज्वानली था। तलवार से वार करने के बाद, जो न तो हल्का था और न ही भारी, काले दानव का गुस्सा भी बढ़ गया। एक जोर की गर्जना के साथ उसने अपने हाथ में भेड़िया नुकीली गदा को जमकर हिलाया। 3 सांप के आकार की बिजली की चिंगारी अचानक गदा के शरीर पर चमक उठी और जेड जेड ध्वनियों के बीच एक खतरनाक ऊर्जा जारी की। बिजली की विशेषता गहरा कौशल। लैन शुएरुओ अपने दिल में थोड़ा चौंका। एक साधारण भाड़े के समूह के नेता के पास वास्तव में एक बिजली की विशेषता गहन कौशल थी। मैड स्नैक थंडर डांस। विशाल वुल्फ नुकीली गदा बिजली चमकती हुई ले जा रही थी क्योंकि इसने लैन जुएरुओ की स्थिति को पूरी तरह से घेरते हुए एक विशाल चाप खींचा। लैन शुएरुओ के पास चकमा देने का कोई तरीका नहीं था। उसकी तलवार के शरीर पर सुनहरी रोशनी पनपी और उसने वास्तव में सीधे हमले का सामना करने के लिए अपनी तलवार के शरीर का इस्तेमाल किया। डिंग। चिंगारी सभी दिशाओं में उड़ गई क्योंकि लैन जुएरुओ की जेद तलवार तुरंत एक बड़े अंतर से झुक गई। निडर ऊर्जा ने लैन शुएरुओ को पीछे की ओर गिरा दिया, लेकिन जैसे ही उसके पैरों की नोक जमीन को छू गई, उसका पूरा शरीर अचानक ब्लैक दानव की ओर चला गया। उसकी सुंदर आंखों की गहराइयों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसके मुंह से एक धीमी आवाज निकली जिसे केवल वह सुन सकती थी। सम्राट, तलवार। चूंकि इस काले दानव को वश में करना ही इस संकट को हल करने की एकमात्र आशा थी, लैन शुएरुओ के पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। उसका सबसे मजबूत गहरा कौशल सीधे ब्लैक दानव की ओर चुप गया। जिस क्षण तलवार चुप गई, यूचे की आंखें अचानक कांप उठीं, क्योंकि लैन जुएरुओ के हाथ में जो तलवार का बल इस समय था, वह एक तलवार का बल था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक सादा छुरा था, लेकिन तलवार का बल दृढ़, भयंकर और दबंग था। इसमें एक प्रकार का अविवादित अहंकार भी था, जैसे कि यह एक सम्राट था जो दुनिया को नीचे देख रहा था। यह अजय और अजेय था। मैड स्नैक थंडर डांस की शक्ति बहुत अधिक थी। ब्लैक डायमंड को पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी कि लैन जुएरुओ मैड स्नैक थंडर डांस के हेड ऑन को रोकने के बाद इतनी जल्दी पलटवार कर पाएंगे। उसने अपने शरीर के सामने ब्लॉक करने के लिए जल्दी से वुल्फ एंड गदा उठाए। जैसे ही तलवार की नोक ने भेड़िए की नुकीली गदा को छुआ, काले दानव की अभिव्यक्ति अचानक बहुत बदल गई, क्योंकि गदा के शरीर से एक आश्चर्यजनक शक्ति जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था, वास्तव में उसी से आई थी। एक डिंग ध्वनि के साथ उसका शरीर विस्फोटक रूप से पीछे हट गया और उसके हाथ में भेड़िया नुकीली गदा वास्तव में उसके हाथ से दूर उड़ गई। हालांकि लैन शुएरुओ की तलवार की ताकत जरा भी कम नहीं हुई। तलवार की नोक सीधे काले दानव के बाएं कंधे की ओर चुभ गई, टोफू जैसे सुरक्षात्मक ज्वानकी को काटते हुए, और उसके कंधे के पीछे से निकल गई। इसने सीधे उसके कंधे में एक पारदर्शी छेद को छेद दिया। ब्लैक डायमंड के कंधे पर खून की एक बड़ी धुंध फूट पड़ी, जिससे वह एक दर्दनाक चीख निकल गया। उनका उग्र स्वभाव उत्तेजित हो उठा। एक जोर की गर्जना के साथ उसने वास्तव में लैन जुएरुओ की जेद तलवार को अपनी हथेली से पकड़ लिया और उसे जमकर घुमाया। लैन जुएरुओ की मोनाक तलवार अभी अभी समाप्त हुई थी और ब्लैक दानव की ताकत आश्चर्यजनक थी। अचानक से पकड़ा गया ब्लैक डायमंड ने वास्तव में जेद तलवार को जबरदस्ती छीन लिया।
ओह तेरी, लैन शुएरुओ को एक बार में ब्लैक दानव को घायल करते देख युनचे का दिल तुरंत धड़क उठा। अगर वह ब्लैक डेमन से लड़ी होती तो वह थोड़ा और समय खरीद सकती थी। उसका कंधा छिदवाना निस्संदेह उसके उग्र स्वभाव को जगाएगा और परिणामों की कल्पना की जा सकती है। काले दानव ने लैन जुएरुओ की तलवार पकड़ ली और घबराहट में पीछे हट गया। उसकी अभिव्यक्ति पहले से ही भयावह थी क्योंकि वह बेतहाशा गर्जना कर रहा था, उस महिला को मेरे लिए पकड़ो, बाकी सभी को मार डालो। जैसा कि युनचे को उम्मीद थी, क्रोधित काले दानव ने तुरंत आदेश दे दिया। एक पल के लिए काले दानव भाड़े के समूह, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ने अपने हथियार उठाए और आगे बढ़ने पर दहाड़ दी। 3 उपकप्तानों ने एक साथ लैन जुएरुओ पर हमला किया। यदि वे आक्रमण करते तो यह अज्ञात था कि यहाँ कितने लोग घायल या मारे जाते। युनचे की अब संकोच करने की हिम्मत नहीं थी। वह जल्दी से लैन जुएरुओ के पास पहुंचा। उसने अपने दाहिने हाथ से एक स्काई ट्रेमा बम पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे फेंक दिया। बूम! स्काई ट्रेमा बम जमीन पर उतरा और एक बड़ी गर्जना छोड़ी, मानो स्वर की गड़गड़ाहट दुनिया पर उतर आई हो। लगभग दर्जन भर काले दानव भाड़े के सैनिकों को जमीन पर लेटते ही उड़ा दिया गया और वे दर्द से कराहते रहे। उनमें से 6 के पैर उड़ गए थे, उनमें से 3 बुरी तरह से कटे हुए थे और बाकी सभी को अलग अलग डिग्री की चोटें मिली थीं। ब्लैक डेमन मर्केनरी ग्रुप, जिसने अभी अभी अपना चार्ज शुरू किया था, अचानक जगह पर रुक गया। उनमें से हर एक की निर्जीव अभिव्यक्ति थी क्योंकि वे उस विशाल गड्ढे को घूर रहे थे जिसे उड़ा दिया गया था और ठंडी हवा में चूसा गया था। यहाँ तक काला दानव, जो किसी से अपने घावों पर दवाई लगवा रहा था, उसकी आंखें खुली हुई थीं। तीनों उपकप्तानों ने भी डर के मारे एक कदम पीछे हट लिया। क्या वो क्या था? अभी अभी क्या हुआ? दूसरा स्काई ट्रेमा बम युनचे के हाथ में था, जबकि उसके बाएं हाथ ने जहर की आग की छड़ पकड़ ली थी। वह लैन जुएरुओ के सामने खड़ा हो गया और काले दानव भाड़े के सैनिकों को घूरने लगा, जो डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वह ठंडी हंसी, जो मरना चाहता है, एक और कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करो। लैन शुएरु ने युनचे के हाथ में मौजूद चीज पर नजर डाली और अचानक धीमी आवाज में कहा, स्काई ट्रेमा थंडर। आपको जियो शोल का स्काईक्वेक बम कैसे मिला? मैंने इसे उप संप्रदाय के खजाने से लिया है, युनचे ने धीमी आवाज में कहा। उसी समय उन्होंने लैन जुएरुओ को खींचा और कदम दर कदम पीछे हटते गए जब तक कि वे फैंग बाइचुवान की तरफ नहीं पहुंच गए। वह स्काई ट्रेमा बम निस्संदेह एक बहुत बड़ा निवारक लाया था, जिससे ये काले दानव भाड़े के सैनिक एक पल के लिए भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। फीनिक्स कबीले के नेता, क्या आपके पास अस्थायी रूप से छिपने की जगह है? युनचे ने फैंग बाइचुवान से धीमी आवाज में कहा और उसने अपने हाथ में स्काई ट्रेमा बम उठाया और अपने सामने काले दानव भाड़े के समूह को भयावह निगाह से देखा। कुल 6 स्काई ट्रेमा बम थे। उसने जियो जहे से निपटने के लिए 3 का इस्तेमाल किया था और उसने अभी अभी एक और इस्तेमाल किया था। वर्तमान में उसके पास केवल 2 ही बचे थे, बस इतना ही। वह जो कर सकता था वह केवल उन्हें अस्थायी रूप से रोक सकता था। युनचे के शब्दों ने फैंग बाइचुवान की अभिव्यक्ति को कठोर कर दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। युनचे ने धीमी आवाज में कहा, इन लोगों ने कहा कि आपके पहाड़ के पीछे एक सीलिंग फॉर्मेशन है, क्या यह सच है? आपके पास उस सीलिंग फॉर्मेशन को खोलने का एक तरीका होना चाहिए। कबीले के सदस्यों को अंदर पीछे हटने दें, फिर सीलिंग फॉर्मेशन को खोलें। कम से कम आप अस्थायी रूप से सभी की सुरक्षा की रक्षा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं। जिस बात ने युनचे को आश्चर्यचकित किया वह यह था कि फैंग बाइचुवान ने इससे इनकार नहीं किया, बल्कि सीधे इनकार कर दिया। वह स्थान फीनिक्स द्वारा पीछे छोड़ी गई भूमि है और फीनिक्स की दिव्य आत्मा वहां निवास करती है। अगर हमारे सभी कबीले के लोग वहां जाते हैं तो हम निश्चित रूप से फीनिक्स की दिव्य आत्मा को ठेस पहुंचाएंगे और हमारे कबीले के पापों को क्षमा करना उनके लिए और भी असंभव होगा। युनचे ने अपने दांतों को थोड़ा भींचा और कहा, इन सभी लोगों के शरीर से खून की बहुत भारी बदबू आ रही है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने कई लोगों को मार डाला है। मुझे लगता है कि उनके भाड़े के समूह का नाम सिर्फ एक आवरण है और उनका असली स्वभाव डाकुओं का एक समूह है जो लोगों को मारता है और उनका माल लूटता है। यदि वे वास्तव में कोई कदम उठाते हैं तो वे आपके कुल के लोगों को मारने में जरा भी नरमी नहीं बरतेंगे। आपके कुल के लगभग सभी मर चुके हैं, आप अभी भी अपमान की परवाह क्यों करते हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह। युनचे के शब्दों ने फैंग बाइचुवान की अभिव्यक्ति को चुपचाप बदल दिया। उसने फैंग जू, एर और फैंग जियान र पर नजर डाली, जो उस पर कसकर झुके हुए थे, अपने दांत भींचे और अपने बगल वाले बड़े से धीमी आवाज में कहा, हमारे सभी कुलों को पहाड़ के पीछे पीछे हटने के लिए सूचित करें। उद्धरण चिन्ह। कुलपति, मुझे मत बताओ कि तुम चाहते हो। तेजी से जाओ, हमारी जान बचाना ज्यादा जरूरी है, किसी और चीज की चिंता मत करो। फैंग बाइचुवान, जिसने अपना मन बना लिया था, ने सख्ती से कहा। आदेश प्राप्त करने वाले लोग पर्वत के पीछे की दिशा की ओर पीछे हटने लगे। युनचे और लैन जुएरुओ अभी भी वहीं खड़े थे। उनके हाथों में स्काई ट्रेमा बम गंभीर रीपर की दरांती की तरह था, जो काले दानव भाड़े के समूह को इतना भयभीत कर रहा था कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। बस वो क्या चीज है? काले दानव ने अपना कंधा दबाया और फड़फड़ाते हुए कहा, मैंने पहले सुना है कि जियो शोल के आर्टिफैक्ट सेक्ट ने एक भयानक हथियार बनाया है। जब तक इसे फेंका जाएगा यह एक भयानक विस्फोट का कारण बनेगा। उसने अभी जो फेंका वह वही चीज लगती है। ब्लैक डेमन के बगल में एक व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, क्या जियो शोल? क्या आप जियो शोल के बारे में बात कर रहे हैं?
फिर उसे अचानक याद आया कि उसके सामने सुंदर लड़की केवल 17 या 18 साल की लग रही थी, लेकिन उसके पास पहले से ही जुआनली थी जो ट्रू प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर पर थी। भयानक 4 प्रमुख संप्रदायों के अलावा ऐसा राक्षस और कहाँ पाल सकता है। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतनी ही अधिक संभावना प्रतीत हुई। काला दानव तुरंत बारिश की तरह पसीना बहाने लगा। अगर वह पहले जानता होता कि वे जियोशोल के लोग हैं तो निश्चित रूप से वह उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उसे 10,000 गुना अधिक साहस दिया गया हो। लेकिन अब उसने उन्हें पहले ही भड़का दिया था। काले दानव ने अपने दांत भींचे। तब वह केवल उस महिला को छोड़कर सभी को मार सकता था। अन्यथा अगर वे बच जाते, अगर जियोशोल अपने छोटे भाड़े के समूह का सफाया करना चाहता तो यह एक चींटी को कुचलने जितना आसान होता। वे भागने वाले हैं, वाइस कैप्टन ब्लैक वुल्फ ने कहा। उस समय का फायदा उठाते हुए जब उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, फैंग बाइचुआन ने अपने लोगों को जल्दी से पीछे हटने के लिए नेतृत्व किया। सीधे पहाड़ के पीछे की दिशा में जा रहे थे। भाड़ में जाओ, वे छोड़ना चाहते हैं। पहाड़ का पिछला भाग चट्टानों से भरा है, अगर उनके पास पंख भी होते तो भी वे उड़ नहीं पाते। उनका पीछा करो, ब्लैक डेमन ने आदेश दिया। लेकिन ब्लैक वुल्फ ने युनचे के हाथ में स्काई ट्रेमा बम पर नजर डाली और हिलने की हिम्मत नहीं की। इस वस्तु की शक्ति कितनी भयावह है, यह अवश्य ही बहुत कीमती होगी। उन पर बहुत अधिक होना असंभव है, शायद यह आखिरी है। पक्षों को तितर बितर करें और तुरंत उनका पीछा करें। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक डेमन मर्केनरी ग्रुप के सैनिक तुरंत तितर बितर हो गए, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, पहाड़ के पीछे की ओर बढ़ते हुए। यूचे का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना हाथ घुमाया और स्काई ट्रेमा बम को अपने हाथ में दाईं ओर फेंका, फिर जल्दी से आखिरी स्काई ट्रेमा बम निकाला और अपनी पूरी ताकत से बाईं ओर फेंक दिया। बूम बूम, 2 विस्फोट हुए जिससे काला दानव भाड़े का समूह अपने पैरों से गिर पड़ा। चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं और पूरी घाटी का प्रवेश द्वार रेत और धूल से भर गया था। ब्लैक डेमन मर्सेनरी ग्रुप के आरोप पर एक बार फिर विराम लग गया। कुछ लोग पीछे हटते समय अपने बट्स पर भी गिर गए, अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अपने जीवन को संजोना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति थी। जब इस तरह के खतरे का सामना करना पड़ा जो आसानी से किसी की जान ले सकता था, तो वे सहज रूप से डर गए। कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ने को तैयार नहीं होगा। सीनियर दीदी, जल्दी चलो। आखिरी स्काई ट्रेमा बम के इस्तेमाल के बाद युनचे ने लैन शुएरुओ का हाथ खींच लिया और सबसे तेज गति से फैंग बाइचुआन के समूह का पीछा किया। जब रेत और धूल जम गई तो युनचे का समूह पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो गया था। जीर्ण शीर्ण छोटा सा गांव पहले से ही लोगों से रहित था और केवल बिखरे हुए लोगों के समूह को पहाड़ के पीछे की ओर भागते देखा जा सकता था। काला दानव थोड़ी देर तक कोसता रहा, फिर गरज कर बोला, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो और उनका पीछा करो। उस महिला के अलावा उन सभी को बिना दया के मार दो। यूचे की चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और उनका शरीर अपेक्षाकृत कमजोर हो गया था। हालांकि लैन शुएरुओ उसे ले जाने के बाद भी जल्दी से फैंग बाइचुआन के पास पहुंच गया। कुल 212 कबीले उसके पीछे पीछे चल रहे थे, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे, एक भी पीछे नहीं छूटा। युद्ध की ललकारें दूर से आ रही थीं और वे और करीब आ रही थीं, उन्हें कभी भी पकड़ा जा सकता था। पहाड़ के पिछले हिस्से में कदम रखते हुए उनके सामने एक बड़ी चट्टान थी जिसकी चोटी दिखाई नहीं दे रही थी, और सीधे उनके सामने 10 मीटर से अधिक लंबा एक विशाल गठन पहाड़ की दीवार में जड़ा हुआ था। संपूर्ण संरचना एक मोहक लाल प्रतीत हुई और समय समय पर टिमटिमाती रही। गठन के भीतर का पैटर्न अनगिनत जलती हुई लाल रंग की लपटों जैसा लग रहा था। यह सीलिंग फॉर्मेशन है जिसके बारे में ब्लैक डेमन मर्सेनरी ग्रुप ने बात की थी। यूचे ने अपना सिर उठाया और आश्चर्य में अजीब लाल गठन को देखा। यह सही है, यह एक सीलिंग फॉर्मेशन है और जो इसे सील करता है वह आदिम दिव्य जानवर फीनिक्स के अवशेष हैं। हम में से केवल उन लोगों का ताज़ा खून जिनके पास फीनिक्स की रक्त रेखा है इसे खोल सकते हैं, फैंग बाइचुआन ने कहा। पितृसत्ता, क्या हम वास्तव में यहाँ प्रवेश करने जा रहे हैं? पूर्वज ने कहा कि एक समय में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। इतने सारे लोगों के प्रवेश करने से हम फीनिक्स की दिव्य आत्मा को ठेस पहुंचा सकते हैं, एक बूढ़े आदमी ने भारी अभिव्यक्ति के साथ कहा। कोई और चारा नहीं है। फैंग बाइचुआन जल्दी से फॉर्मेशन के सामने चले गए, अपनी उंगली काट ली और सीलिंग फॉर्मेशन पर अपने खून की एक बूंद छिड़क दी। अचानक बेहोशी से दिखने वाली सीलिंग संरचना अचानक एक चमकदार लाल बत्ती के साथ चमक उठी। फिर यह धीरे धीरे गायब हो गया और सीलिंग संरचना के नीचे एक अनियमित प्रवेश दिखाई दिया। जल्दी करो और अंदर जाओ। तुरंत फीनिक्स के वंशज एक पंक्ति में प्रवेश कर गए। यह पवित्र भूमि जिसमें वे सामान्य रूप से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे, अब अपने जीवन को बचाने के लिए उनके बचने का एकमात्र मार्ग बन गया था। उनमें से कई लोग ऐसा कुछ करने के बजाय मरना पसंद करेंगे जो फीनिक्स की दिव्य आत्मा को ठेस पहुंचा सकता है। हालांकि वे अपने परिवार और बच्चों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। सभी के गुफा में प्रवेश करने के बाद काला दानव भाड़े का समूह आखिरकार पकड़ा गया। फैंग बाइचुआन गुफा में गए और हाथ से एक साधारण सा इशारा किया। लाल सीलिंग फॉर्मेशन जो गायब हो गया था फिर से प्रकट हुआ और गुफा को पूरी तरह से ढक दिया। धत्तेरी की, वे वास्तव में जानते हैं कि इस सीलिंग फॉर्मेशन को कैसे खोला जाए। काले दानव ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जमकर बोला, उन्होंने इसे पहले स्वीकार नहीं किया, जिसका अर्थ है कि इस सीलिंग फॉर्मेशन के पीछे कुछ खजाना छिपा होगा।
कप्तान, अब हमें क्या करना चाहिए? काय करते, बेशक हम यहाँ इंतजार करते हैं। ब्लैक डायमंड ने उपहास किया, क्या उन्हें लगता है कि अगर वे अंदर भाग गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे? हे, अंदर निश्चित रूप से कोई भोजन या पानी नहीं है। मैं नहीं मानता कि वे बाहर आने के बजाय प्यास या भूख से मरना पसंद करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि वे कितने समय तक चल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सीलिंग फॉर्मेशन से गुजरते हुए युनचे को चौंकाने वाला पता चला कि यह जगह वास्तव में एक सपाट पत्थर का कमरा था। पत्थर का कमरा असामान्य रूप से चौड़ा था, यह कम से कम 100 मीटर लंबा था। 200 लोगों का तो कहना ही क्या, अगर यह 10 गुना अधिक भी होता तब भी यह उन्हें समायोजित करने में सक्षम होता। पत्थर के कमरे के दोनों ओर पत्थर की लंबी सीढ़ियां थीं और ऐसा लगता था कि ऊपर एक और मंजिल है। पत्थर के कमरे के सामने एक लंबा गलियारा था। गलियारा लगभग 10 मीटर लंबा था और अंत में स्पष्ट रूप से धीरे धीरे घूमने वाला लाल गठन था जो बाहर के समान था। सील के प्रवेश द्वार पर गठन ने दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन इसने ध्वनि को अवरुद्ध नहीं किया। बाहर काले दानव भाड़े के सैनिकों की चीखें स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थीं। इस फॉर्मेशन को मेरे लिए खोल दो, यह ब्लैक डायमंड की आवाज थी। उसके बाद बाहर से एक हल्के से टकराने की आवाज आई और फिर अचानक एक सुअर जैसी चीख निकली, आह! आग! मेरे हाथ में आग लगी है, आह! पीछे हटो, तुम सब पीछे हटो, धिक्कार है। यह सीलिंग गठन इतना अजीब है, इसमें किसी प्रकार का बहुत बड़ा खजाना छिपा होगा। इस जगह की पाली में पहरा दें। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे बाहर नहीं आएंगे। हालांकि वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे, फिर भी फीनिक्स कबीले के सभी लोगों पर भय की छाया छाई हुई थी और बाहर से आने वाली आवाजों ने उन्हें और भी अधिक निराशा का अनुभव कराया। यूचे ने अपनी भौहों को कस लिया। काफी देर तक सोचने के बाद उसने लैन शुएरुओ से कहा, सीनियर सिस्टर, आपके विशालकाय स्नो ईगल के जागने में कितना समय लगेगा? लैन शुएरुओ ने अपना सिर हिलाया और चिंतित होकर कहा, मुझे भी नहीं पता। इस बार लिटिल स्नो ने न केवल अपनी ताकत बल्कि अपनी जीवटता को भी ओवरड्राफ्ट किया। उसे जगाने में काफी समय लग सकता है, शायद 1 हफ्ता, शायद 1 महीना, या इससे भी ज्यादा। उद्धरण चिन्ह। अगर यह जाग सकता है तो कितने लोग एक बार में उड़ सकते हैं? 10 लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लैन ज़्यूरुओ ने कहा। 10 लोग। पत्थर के कमरे में लगभग 200 लोगों को देखकर उसकी भौहें और भी कड़ी हो गईं। यदि विशालकाय स्नो ईगल जाग जाता है तो उसके और लैन शुएरुओ के बचने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उनका मानना कि लैन शुएरुओ के स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से इन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। भले ही उनके जीवन और मृत्यु के बारे में कहा जा सकता है कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। अंत में मैं अभी भी यहाँ छिपा हुआ था। मुझे आशा है कि मैंने फीनिक्स की दिव्य आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाई। फैंग बायचुवान गुफा के द्वार पर चिंता, क्रोध, दुख और लाचारी से भरे चेहरे के साथ खड़ा था। कम से कम आप अभी के लिए अपना जीवन बचा सकते हैं। फीनिक्स एक दिव्य आत्मा है, यह आपको इस तरह की किसी चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती है, यूचे ने कहा और वह उसके पास गया। ऐसा ही हो, फैंग बायचुवान ने आह भरी। कई सालों से हमारा कबीला हमेशा अपने भाग्य से संतुष्ट रहा है, डर से कांपता रहा है। हमने कभी भी ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की जो फीनिक्स आत्मा को नाराज कर सके, क्योंकि हम वास्तव में डरते थे। किसने सोचा होगा कि आज भी ऐसा ही होगा? फिर भी हम केवल अस्थायी रूप से शांति से रह सकते हैं। आपने इन दुष्ट चोरों की आवाजें भी सुनी हैं। वे स्पष्ट रूप से गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली करने जा रहे थे। यहाँ खाना पानी नहीं है, हम कुछ दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। बुजुर्ग और बच्चे, आह! उद्धरण चिन्ह। भोजन और पानी के मामले में मेरे पास यहाँ कुछ है। 200 से अधिक लोग हैं। अगर हम इसे कम से कम उपयोग करें तो हम 10 दिनों से आधे महीने तक चल सकते हैं, युनचे ने कहा। आप? फैंग बायचुवान ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ युनचे को देखा। युनचे स्पष्ट रूप से साफ सुथरा था। उसके पास कुछ भी नहीं था तो उसके पास 10 दिनों से अधिक 200 से अधिक लोगों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी कैसे हो सकता था? युनचे ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने बाएं हाथ को स्वाइप किया और फैंग बायचुवान को 6 हरे स्थानिक छल्ले सौंपे। ये स्थानिक वलय जियोशोल के खजाने से भी प्राप्त किए गए थे। वे जल और सब प्रकार के भोजन से भर गए। यह स्पष्ट था कि खजाने का उपयोग न केवल जियोशोल की शाखा संप्रदाय द्वारा कीमती वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया गया था, बल्कि संकट के समय शरण के स्थान के रूप में भी किया गया था। खजाने के सामने मजबूत सुरक्षा को तोड़ना बेहद मुश्किल था। दुर्घटना के मामले में वे खजाने से बच सकते थे। कोषागार में रखा भोजन और पानी आपदा के टल जाने तक उन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए पर्याप्त था। फैंग बायचुवान ने स्थानिक छल्लों का निरीक्षण किया और उनके चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य अभिव्यक्ति प्रकट हुई। इस समय युनचे की आवाज उसके कानों में पड़ी। कबीले के नेता फैंग, कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आती हैं। आपके कबीले में फीनिक्स की वंशावली है और फीनिक्स एक प्राचीन दिव्य जानवर है। फीनिक्स की रक्तरेखा नश्वर लोगों की रक्तरेखा से कहीं अधिक शक्तिशाली और महान है। आपका जुआनली प्राथमिक गहन क्षेत्र तक पहुंचने में भी असमर्थ क्यों है? मुझे याद है आपने पहले शाप कहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका श्राप से कुछ लेना देना हो? उद्धरण चिन्ह। फैंग बायचुवान दंग रह गया और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। मैं अभिमानी रहा हूँ। यह आपके कबीले का रहस्य होना चाहिए। मुझे नहीं पूछना चाहिए था। फैंग बायचुवान की चुप्पी देखकर युनचे तुरंत बोला।
नहीं, फेंग बाईचुआन ने अपना सिर हिलाया और आत्मनिंदा करते हुए हंसा। इसे एक कबीले का रहस्य कैसे माना जा सकता है? यह सिर्फ एक सजा और प्रतिशोध है। सजा, प्रतिशोध। यूनचे हैरान था। फेंग बाईचुआन ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक भारी अभिव्यक्ति के साथ कहा, फीनिक्स एक प्राचीन दिव्य जानवर है। उस समय यह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर उतरा था। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में अपनी लपटें छोड़ने के लिए यह पीछे छूट गया था कई परीक्षण मैदान। जिन लोगों ने परीक्षण पारित किया वे इसकी वंशानुक्रम विरासत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा इस फीनिक्स रक्त रेखा को प्रजनन के माध्यम से पारित किया जा सकता है। इस प्रकार फीनिक्स कबीले का जन्म हुआ। हमारे पूर्वजों के अभिलेखों के अनुसार फीनिक्स ने प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में 2 परीक्षण मैदानों को पीछे छोड़ दिया। एक सुदूर फीनिक्स साम्राज्य में है और दूसरा यहाँ है। हालांकि फीनिक्स साम्राज्य में एक दुनिया के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली फीनिक्स गॉड स्कूल बन गया। ब्लू विंड साम्राज्य में से एक के रूप में यह गलती से हमारे पूर्वजों द्वारा पाया गया था और दुनिया के लिए बस अज्ञात है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस उजाड़ और खतरनाक 10,000 जानवर पर्वत श्रृंखला में वास्तव में एक प्राचीन दिव्य पशु के अवशेष मौजूद होंगे। उद्धरण चिन्ह। दूसरे शब्दों में यह केवल एक परीक्षण का मैदान है, न कि कोई खजाना जिसका बाहर के दुष्ट चोर अनुमान लगा रहे हैं। यूचे ने अपनी ठुड्डी को थपथपाते हुए कहा, यह सही है। फेंग बाईचुआन ने सिर हिलाया। उस समय हमारे पूर्वजों ने यहाँ परीक्षण पारित किया था और उस समय फीनिक्स साम्राज्य का फीनिक्स गॉड स्कूल पहले से ही फीनिक्स साम्राज्य का राष्ट्रीय संप्रदाय बन चुका था। इसकी शक्ति ने आकाश को ढंक दिया और यहाँ तक कि साम्राज्य का नाम भी बदलकर डिवाइन फीनिक्स कर दिया गया। वह परीक्षण स्थल भी फीनिक्स गॉड स्कूल का सबसे वर्जित क्षेत्र बन गया था और केवल उच्चतम रैंक वाले शिष्यों के पास ही प्रवेश करने की योग्यता थी। फीनिक्स वंश उनका सबसे बड़ा गौरव और गौरव है। यदि उन्हें पता चलता है कि फीनिक्स रक्त रेखा अन्य स्थानों पर प्रकट हुई है तो यह वही रक्त रेखा नहीं हो सकती है बल्कि विनाश है। उद्धरण चिन्ह। यूनचे ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया और गहराई से सहमत हो गया। फीनिक्स साम्राज्य को मूल रूप से हीरो साम्राज्य कहा जाता था। बाद में फीनिक्स गॉड स्कूल सत्ता में आया और एक नए शाही परिवार का समर्थन किया। यहाँ तक कि देश का नाम भी बदलकर फीनिक्स साम्राज्य कर दिया गया। इस प्रकार फीनिक्स रक्तरेखा फीनिक्स साम्राज्य की महिमा और अद्वितीय प्रतीक बन गई। यदि उन्हें वास्तव में फीनिक्स रक्त रेखा वाले अन्य लोगों के अस्तित्व का पता चलता है तो वे निश्चित रूप से उनसे छुटकारा पाने के लिए आवश्यक किसी भी साधन का उपयोग करेंगे। परीक्षण पास करने के बाद हमारे पूर्वजों ने फीनिक्स रक्त रेखा को पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे पारित किया। 12वीं पीढ़ी तक वे पहले से ही एक शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में विकसित हो चुके थे। हालांकि उन्होंने कभी भी खुद को फीनिक्स कबीले का हिस्सा नहीं माना और उनके माथे पर फीनिक्स का निशान हमेशा दूसरों के सामने छिपा रहता था। उस पीढ़ी में हमारे पूर्वजों में से एक ने फीनिक्स की लपटों का इस्तेमाल दूसरों के साथ लड़ने के लिए किया था और राक्षसी लपटें अनजाने में एक छोटे से शहर में फैल गईं, जिसने शहर के सभी 32,000 निर्दोष लोगों को जला दिया। उद्धरण चिन्ह। यूचे। इस तरह के जघन्य अपराध ने ट्रायल ग्राउंड में फीनिक्स स्पिरिट के क्रोध को आकर्षित किया और एक क्रूर सजा दी गई। उस पीढ़ी में सभी कुलों के फीनिक्स वंश को श्राप दिया गया था और सभी कुलों के जुआनली को प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक जबरन दबा दिया गया था और वे कभी भी एक और कदम आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसके अलावा फीनिक्स का निशान भी गहरे लाल रंग का हो गया था और अब इसे छिपाया नहीं जा सकता था। ऐसा लगता था कि इस उत्परिवर्तित चिन्ह का उपयोग सभी कुलों को उनके द्वारा किए गए जघन्य अपराधों की याद दिलाने के लिए किया गया था। उद्धरण चिन्ह। हमारे पूर्वजों के कई शक्तिशाली शत्रु थे और उनकी शक्ति को इतने निम्न स्तर तक दबा दिया गया था, उनके पास छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में उन्हें पता चला कि यह खूनी अभिशाप जबरदस्ती पारित किया जा सकता है। उनके वंशज अपने माथे पर गहरे लाल रंग के फीनिक्स निशान के साथ पैदा हुए थे और जुबानली भी प्राथमिक गहन दायरे से बाहर निकलने में असमर्थ थी। हमारे पूर्वजों ने श्राप के निशान को हटाने के अनगिनत तरीकों के बारे में सोचा था, लेकिन यह फीनिक्स आत्मा द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसमें मनुष्य हस्तक्षेप कर सके। अब जबकि 1000 साल बीत चुके हैं, शाप का निशान अभी भी हमारे रक्त रेखा में बना हुआ है और कभी गायब नहीं हुआ है। हमारा कबीला केवल इस 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला में छिप सकता है, कानून का पालन कर सकता है और अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए हर दिन प्रार्थना कर सकता है और फीनिक्स आत्मा की क्षमा मांग सकता है। उद्धरण चिन्ह। आज हमारा कबीला पहले से ही इस स्थिति में आ गया है और एक छोटा भाड़े का समूह हमें निराशा के इस बिंदु पर मजबूर करने में सक्षम था। हे फेंग बाईचुआन ने एक दुखद और कड़वी हंसी उड़ाई। उसकी भारी आवाज बहुत अधिक लाचारी और अनिच्छा से भरी हुई थी। यह मूल रूप से एक रहस्य था जिसे बाहरी लोगों को नहीं बताया जा सकता था, लेकिन अब जब वे इस बिंदु तक सूख गए थे, तथाकथित रक्तरेखा, तथाकथित कबीले रहस्य, सब एक मजाक बन गया था। शायद उनके सभी वंशजों की सबसे बड़ी इच्छा फीनिक्स वंश के साथ पैदा नहीं होना था, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह पैदा होना था। उन्हें अचानक समझ में आया कि क्यों फेंग बाईचुआन ने अपने पूरे कबीले के वध के बड़े खतरे के सामने भी इस फीनिक्स खंडहर में अपने वंशजों को छिपाने के बारे में तुरंत नहीं सोचा। सही है, वे डरे हुए थे। उनके वंश ने 1000 वर्ष का उपयोग किया था और दर्जनों पीढ़ियों का उपयोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए किया था। अपने सपनों में भी वे फीनिक्स आत्मा की क्षमा के लिए तरसते थे, तो वे फीनिक्स आत्मा का अनादर करने वाले कुछ भी करने की हिम्मत कैसे करेंगे?
वह पीछे मुड़ा, मार्ग के अंत में लाल सीलिंग संरचना को देखा और कहा, कबीले के नेता फैंग, उस सीलिंग संरचना के पीछे क्या परीक्षण के लिए फीनिक्स द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है? यह सही है। फैंग बायचुआन ने सिर हिलाया। ये 2 मुहरें तब हमारे पूर्वजों द्वारा पीछे छोड़ दी गई थीं। केवल फीनिक्स रक्तरेखा वाले ही इसे पूर्ववत कर सकते हैं, ताकि बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोका जा सके। यूनचे ने तुरंत अपना मन बना लिया और कहा, तो क्या आप उस मुहर को हटाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... मुझे मत बताओ तुम चाहते हो। फैंग बायचुआन ने तिरछी नजर डाली। यह सही है। यूनचे ने सिर हिलाया। मैं देखना चाहता हूं कि यह आदिम दिव्य जानवर फीनिक्स किस तरह का परीक्षण पीछे छोड़ गया है। अब जब मेरे पास इस तरह का अवसर है तो निश्चित रूप से मुझे इसे आजमाना होगा। फैंग बायचुआन ने तुरंत मना नहीं किया, बल्कि पूछा, छोटे भाई, आपका जुआनली का वर्तमान स्तर क्या है? नवजात गहरा क्षेत्र का पहला स्तर। यूनचे ने सच्चाई से जवाब दिया। कदापि नहीं। फैंग बायचुआन की आंखों में निराशा दिखाई दी और फिर उन्होंने दृढ़ता से मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि आप प्रवेश करें, बल्कि उस समय जब हमारे पूर्वजों ने फीनिक्स के परीक्षण को पारित किया था, जुआनली पहले से ही स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में पहुंच गया था और आग पर काबू पा लिया था गहन कला का गुण। फिर भी फीनिक्स का रक्त और डिवाइन फीनिक्स पिल प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। बाद में कुछ पूर्वजों ने परीक्षण पास किया और डिवाइन फीनिक्स पिल प्राप्त किया, लेकिन इनमें से किसी भी पूर्वजों की जुआनली साधना आत्मा गहन क्षेत्र से कम नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। खूनी अभिशाप डाले जाने के बाद किसी और ने परीक्षण को पारित नहीं किया। यहां तक पहले परीक्षण को भी कोई भी इसे पारित करने में सक्षम नहीं था। आखिरकार प्राथमिक गहन दायरे के 10वें स्तर की शक्ति के साथ यह संभवतः कैसे सामना कर सकता था फीनिक्स की लपटों का परीक्षण। इन वर्षों में कुछ कबीले के लोग जो जबरदस्ती मुकदमे को पास करना चाहते थे, वे अंदर ही मर गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। आपके पास केवल नवजात गहन दायरे के पहले स्तर की शक्ति है। परीक्षण को पारित करने का कोई मौका नहीं है और यहां तक एक संभावना है कि आपका जीवन खतरे में होगा। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे कोशिश करने दो। फैंग बायचुआन के शब्दों ने यूनचे को भयभीत नहीं किया। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं अपनी ताकत जानता हूं, लेकिन मेरे पास इस परीक्षण का प्रयास करने की योग्यता है। यूनचे ने अपनी हथेली उठाई और अपनी उंगलियां फैला दी। जुआनली उछला और उसकी पूरी हथेली तुरंत एक बड़ी नारंगी लाल लौ के साथ प्रज्वलित हो गई। इस लौ ने फैंग बायचुआन को भयभीत कर दिया और उन्होंने आश्चर्य से कहा, आपके पास वास्तव में गहन कला की एक अग्नि विशेषता है। यह सही है, और यह एक बहुत ही उच्च स्तर की अग्नि गुण गहन कला है। यूनचे ने सिर हिलाया। हालांकि फीनिक्स ट्रायल को आजमाने के लिए उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता उनकी स्वर्ग विरोधी काया थी, जो सभी आग के लिए अभेद्य थी। बेशक वह इसे जोर से नहीं कह सकता था। यहां तक अगर उसने किया, फैंग बायचुआन निश्चित रूप से उस पर विश्वास नहीं करेगा। चूंकि यह फीनिक्स परीक्षण है तो यह आग का परीक्षण होना चाहिए। मैं अग्नि विशेषता गहन कलाओं में कुशल हूं और फायर जुआनली के खिलाफ एक निश्चित प्रतिरोध है। कौन जानता है, शायद मैं आसानी से परीक्षा पास कर लूं। उद्धरण चिन्ह। फैंग बायचुआन ने अभी भी अपना सिर हिलाया और कहा, फीनिक्स परीक्षण वास्तव में आग की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन आप बहुत सरलता से सोच रहे हैं। एक नश्वर जुआनली द्वारा प्रज्वलित अग्नि की शक्ति दिव्य फीनिक्स की लपटों की तुलना कैसे कर सकती है? 10 साल पहले मैंने फीनिक्स परीक्षण की भी कोशिश की थी, लेकिन जब परीक्षण शुरू हुआ तो परीक्षण के मैदान में मैंने केवल कुछ ही कदम उठाए, इससे पहले कि मैं उस बिंदु तक जल गया जहां मैं चाहता था कि मैं मर गया था। कुछ सांसों के बाद मैंने हार मान ली। यद्यपि आपके पास एक आग की विशेषता है, गहन कला है और फायर जुआनली के खिलाफ एक निश्चित स्तर की समझ, नियंत्रण और प्रतिरोध है, फीनिक्स की लपटें आपकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक हैं। उस समय फीनिक्स ट्रायल पास करने वाले पहले पूर्वज के पास भी गहन कला का एक अग्नि गुण था और मुश्किल से स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म की खेती के साथ पास होने में कामयाब रहे। पूर्वज जो बाद में गुजरे, क्योंकि उनके पास फीनिक्स की रक्त रेखा थी, उनकी रक्त रेखा में बहुत मजबूत प्रतिरोध था और उनकी कोई भी शक्ति आत्मा गहन क्षेत्र से कम नहीं थी। आपके वर्तमान जुआनली के साथ यह असंभव है। उद्धरण चिन्ह। यूनचे ने शांति से कहा, चूंकि कबीले के नेता फैंग ने फीनिक्स परीक्षण की कोशिश की है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आप परीक्षण के दौरान इसे संभाल नहीं सकते हैं, तो आप हार मान सकते हैं। फिर जब तक आप अनावश्यक रूप से दृढ़ नहीं रहते हैं और जब आपको लगता है कि आप इसे संभाल नहीं सकते हैं, तब तक हार मान लेते हैं, तब तक आपका जीवन खतरे में नहीं होगा। मुकदमे में मारे गए आपके कबीले के लोग शायद बाहर नहीं आए क्योंकि वे जबरदस्ती अपना रास्ता बनाना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बहुत संजोता हूं। अगर मुझे लगता है कि यह असंभव है तो मैं तुरंत पद छोड़ना चुन लूंगा। ऐसे में कोई खतरा नहीं रहेगा। चूंकि कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए कोशिश करने में कोई बुराई नहीं होगी, चाहे वह सफल हो या नहीं, है ना? उद्धरण चिन्ह। यूनचे ने बाहर देखा और जारी रखा, अगर मैं सफल हुआ तो मैं कम से कम अपने शरीर में जुआनली को मजबूत कर सकता हूं। मुझे बाहर के दुष्ट चोरों से निपटने की थोड़ी और उम्मीद होगी। फैंग बायचुआन की भौहें तन गईं जैसे ही उसने आह भरी, आखिरकार तुम अभी भी एक जवान आदमी हो। यह सुनने के बाद आपके लिए उत्सुक नहीं होना असंभव है कि यह दिव्य जानवर फीनिक्स द्वारा छोड़ी गई एक परीक्षा है। जब आप अभी मुझसे बात कर रहे थे तो आपने कम से कम 3 बार सीलिंग फॉर्मेशन पर नजर डाली। चूंकि आप उस परीक्षण को इतना आजमाना चाहते हैं,
ठीक है, मैं आपके लिए परीक्षण का द्वार खोल दूंगा, लेकिन इससे पहले आपके शरीर पर लगी चोटों को ठीक करना आपके लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप परीक्षण के दौरान रुक नहीं सकते हैं, तो आपको तुरंत छोड़ने का विकल्प चुनना चाहिए। अन्यथा भ्रम नकली है और आग की लपटें फीनिक्स की सच्ची लपटें हैं। यदि आप जबरदस्ती विरोध करते हैं तो आप वास्तव में मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, यूचे ने खुशी से सिर हिलाया। यूचे के चिकित्सा कौशल और औषधीय सामग्री के पूरे खजाने की आपूर्ति के साथ उसके शरीर पर चोट के निशान कुछ भी नहीं थे। दूसरे दिन उसके कंधे का घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था। बहुत हिलने डुलने पर भी उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं होता था, केवल एक कटोरी के आकार का निशान पीछे रह गया था। जब तक वह चाहे यह निशान भी आधे महीने के भीतर पूरी तरह से हटाया जा सकता था। एक दिन बीत चुका था और ब्लैक डायमंड भाड़े के समूह के लोग अभी भी बाहर इंतजार कर रहे थे क्योंकि वे लगातार चिल्ला रहे थे। फीनिक्स कबीले के लोगों की भावनाएं आखिरकार शांत हो गईं, लेकिन केवल अस्थायी रूप से। उन्होंने फैंग बायचुवान द्वारा वितरित भोजन और पानी लिया और उनकी चिंता के बीच कल के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय फैंग बायचुवान ने पहले ही यूनचे और लैन शुएरुओ को ट्रायल ग्राउंड के सीलिंग फॉर्मेशन के सामने खड़ा कर दिया था। जूनियर भाई यूं, क्या आपको वास्तव में कोशिश करनी है? भले ही यह एक परीक्षण है, फिर भी छिपे हुए खतरे हो सकते हैं। आपके पास केवल नवजात गहन दायरे के पहले स्तर की ताकत है। क्या हुआ अगर? क्या हुआ अगर? लैन शुएरुओ ने यूनचे की बांह पकड़ ली और लगातार उसे मना लिया। चिंता न करें, सीनियर सिस्टर भी जानती हैं कि मेरे पास अग्नि गुण गहन कलाएं हैं, इसलिए अग्नि परीक्षा के दौरान मेरे लिए कुछ होना इतना आसान नहीं होगा। यूचे ने उसे दिलासा दिया। लेकिन लैन शुएरुओ अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यूनचे की आंखों को पानी की तरह शांत देखकर वह जानती थी कि वह उसे कितना भी मना ले, वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। वह केवल बेहोश हो सकती थी और बोली, फिर कोई बात नहीं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? फैंग बायचुवान ने सीलिंग फॉर्मेशन के सामने खड़े होकर पूछा। मुझे सील खोलने में मदद करने के लिए कबीले के नेता फैंग को परेशान करना होगा। यूचे ने सिर हिलाया। फैंग बायचुवान ने धीरे से सिर हिलाया और उसे फिर से याद दिलाया, यदि आपको लगता है कि आप इसे और सहन नहीं कर सकते तो आपको तुरंत बाहर आना चाहिए। बहादुर बनने की कोशिश मत करो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद उसने अपनी उंगली काट ली और सीलिंग फॉर्मेशन पर खून की एक बूंद छिड़क दी। तुरंत सीलिंग गठन लाल बत्ती के साथ चमक गया और फिर इसके तेजी से घूमने के बीच में गायब हो गया। उनके सामने एक अजीब गहरा लाल प्रवेश द्वार दिखाई दिया। प्रवेश द्वार के अंदर पिच काला था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह एक भयानक अथाह खाई की तरह था। जब से हमारे पूर्वजों ने इस प्रशिक्षण मैदान की खोज की है, तब से कोई बाहरी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर पाया है। आप ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह ट्रायल ग्राउंड महीने में केवल एक बार खोला जा सकता है और सफलता या असफलता की परवाह किए बिना एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में कभी भी दूसरी बार प्रवेश नहीं कर सकता है। ध्यान से सोचें कि आप प्रवेश करना चाहते हैं या नहीं। उद्धरण चिन्ह। यूचे ने सिर हिलाया, लैन शुएरुओ को एक आश्वस्त रूप दिया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रायल ग्राउंड के प्रवेश द्वार पर कदम रखा। जिस क्षण उसने प्रवेश द्वार पर कदम रखा, उसके सामने का दृश्य अचानक बदल गया। उसके बाद उसने महसूस किया कि आकाश और पृथ्वी घूमती है और उसके शरीर को उड़ते हुए भेजा गया था, जैसे कि वह एक तूफान से बह गया हो। उसने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। लंबे समय के बाद ही वजनहीनता की भावना धीरे धीरे गायब हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे केवल घना काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। यह कहाँ है? केवल घना काला अंधेरा क्यों है? कुछ भी नहीं है। क्या फीनिक्स के परीक्षण में आग, मैग्मा और इसी तरह का समुद्र नहीं होना चाहिए? जैसे ही वह हैरान हुआ, घोर काले अंधेरे में अचानक उसके सामने सुनहरी रोशनी की दो लंबी और संकरी किरणें प्रकट हुईं। उसके बाद सुनहरी रोशनी की ये दो लंबी और संकरी किरणें दो थोड़ी संकुचित आंखों की तरह थीं जो धीरे धीरे खुल गईं। नहीं, वह एक जोड़ी आंखें थीं। पिच ब्लैक स्पेस में अतुलनीय रूप से विशाल सुनहरी आंखों की एक जोड़ी। फीनिक्स की आंखें। हेलो मानव, ट्रायल ग्राउंड में आपका स्वागत है। आप पिछले 1000 वर्षों में फीनिक्स की वंशावली के बिना परीक्षण में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके मन में एक गरिमापूर्ण स्वर गूंज उठा। आवाज के लहजे से साफ तौर पर यह किसी महिला की आवाज थी। यूनचे ने सुनहरी आंखों की इस जोड़ी को देखा और पूछा, तुम फीनिक्स की आत्मा हो? यह सही है, मैं यहाँ फीनिक्स द्वारा छोड़ी गई अमर आत्मा का एक अंश हूँ, लेकिन मैं फीनिक्स से स्वतंत्र रूप से भी अस्तित्व में हूँ। मैं इस परीक्षण मैदान को बनाए रखता हूँ और सभी परीक्षण प्रतिभागियों का स्वागत करता हूँ। फीनिक्स की आत्मा सबसे उपयुक्त शीर्षक है मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। फीनिक्स यहाँ एक परीक्षण मैदान को पीछे क्यों छोड़ गया? यूचे ने लापरवाही से अपने दिल में सवाल पूछा। यूचे ने लापरवाही से पूछा और फीनिक्स की आत्मा से बिल्कुल भी जवाब देने की उम्मीद नहीं थी। उसे जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि फीनिक्स की आत्मा ने बहुत उदारता से उसे एक उत्तर दिया। उस समय फीनिक्स, गोल्डन क्रो और वर्मिलियन बर्ड, 3 महान अग्नि प्रकार के दिव्य जानवर, दिव्य क्षेत्र के पूर्वज की स्थिति के लिए लड़े थे। वे 36 दिनों तक भयंकर रूप से लड़े और अंत में तीनों पराजित और घायल हो गए। फीनिक्स के भारी रूप से घायल होने के बाद यह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर उतरा और अपनी चोटों से उबरने से पहले 13 साल तक प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर रहा।
इन 13 वर्षों में फीनिक्स ने गहराई से महसूस किया कि भले ही प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के मनुष्य कमजोर थे, उनके दिल शुद्ध थे। इसलिए इसने 2 परीक्षण आधारों को पीछे छोड़ दिया ताकि इस महाद्वीप के मनुष्यों के लिए कुछ अवसर छोड़ सकें। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ऐसा है, लेकिन फीनिक्स भी पीछे छूट गया। अगर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के इंसानों ने दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए फीनिक्स की शक्ति का इस्तेमाल किया तो उनकी सारी शक्ति छीन ली जाएगी और उनके खून खराबे को सजा दी जाएगी। दुर्भाग्य से 1000 साल पहले रक्त रेखा का एक व्यक्ति था जिसने एक जघन्य अपराध करने के लिए फीनिक्स की शक्ति का उपयोग किया था और हमेशा के लिए फीनिक्स की शक्ति से वंचित कर दिया गया था और उसे एक खूनी अभिशाप दिया गया था। तब से किसी और ने इस परीक्षण को पारित नहीं किया। इस 1000 वर्षों में फीनिक्स के वंश के बिना पहले व्यक्ति के रूप में मुझे उम्मीद है कि आप 1000 वर्षों तक इस स्थान की चुप्पी तोड़ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं किसी भी समय शुरू कर सकता हूँ। युनचे ने एक गहरी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। सिर्फ उसकी जुआनली के आधार पर इस तरह के परीक्षण में प्रवेश करना अपनी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर आंकना कहा जा सकता है। लेकिन विधर्मी परमेश्वर के आग के बीज को निगलने के बाद उसके पास एक ऐसा शरीर था जो सभी आग के लिए अभेद्य था। इस स्वर्ग पर भरोसा करने वाले धोखे पर भरोसा करते हुए आग के समान दैवीय जानवर से आए इस परीक्षण का सामना करते समय वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से रहित नहीं था। बहुत अच्छा। परीक्षण में कुल 3 चरण हैं, जो हैं: पहला चरण परजेटरी फ्लेम दानव, दूसरा चरण फीनिक्स एरो, तीसरा चरण दूषित हृदय ज्वाला। यदि आप परीक्षण के दौरान हार मानना है तो आप कर सकते हैं किसी भी समय चिल्लाओ और मैं तुरंत तुम्हें परीक्षण के मैदान से बाहर जाने दूंगा। जबरदस्ती मुकदमे को जारी रखने से मृत्यु की संभावना होगी। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही फीनिक्स की आत्मा की आवाज गिरी, पिचकाली दुनिया में विशाल सुनहरी आंखों की जोड़ी धीरे धीरे गायब हो गई और यूचे की आंखों के सामने एक बार फिर दुनिया घूम गई। एक फ्लैश में अंधेरा पूरी तरह से गायब हो गया और उसके चारों ओर की दुनिया आश्चर्यजनक रूप से चमकीले लाल रंग के क्षेत्र में बदल गई। उसके सामने के दृश्य ने उसे लंबे समय तक सुस्त बना दिया। उसके पैरों के नीचे की जमीन गहरी लाल दिखाई दे रही थी। यह उस स्टील की तरह था जिसे लाल रंग में जलाया गया था। यह एक विभत्स दृश्य था। जमीन उबड़ खाबड़ थी और हर जगह दांतेदार चट्टानें थीं। ऊंचे और नीचे के पहाड़ एक के बाद एक उठे और गिरे और यहाँ तक कि पहाड़ भी क्रिम्सन लाल थे, मानो वे आग की लपटों में फट सकते थे जो किसी भी समय आकाश में उठ सकती थीं। जब उसने अपना सिर उठाया तो आकाश भी चमकीले लाल रंग का मैदान था। तेज लाल जमीन पर हर जगह लपटों के गुच्छे बिखरे हुए थे। कुछ लपटें केवल कुछ इंच लंबी थीं, जबकि कुछ तो 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक भी पहुंची थीं। बाईं और दाईं ओर चमकीले लाल मैग्मा के पूल उबलते पानी की तरह उछले, लावा परगेटरी को भयानक रूप से भयानक करने के एक दृश्य को चित्रित करते हुए। संदेह यहाँ की हवा चिलचिलाती गर्म थी और हवा का तापमान भयावह डिग्री तक पहुंच गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि फैंग बाय चुवान ने अपनी हार की घोषणा करने से पहले चरण में केवल कुछ सांसें लीं। केवल यहाँ का तापमान, यहाँ तक कि एक सच्चा गहरा क्षेत्र जुबान से भी मुश्किल से विरोध कर सकता था, भले ही उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया हो। प्राथमिक गहन क्षेत्र जुआनजे की तो बात ही छोड़ दें, लेकिन युनचे के लिए यहाँ के तापमान को केवल एक शब्द से वर्णित किया जा सकता है: आरामदायक। यह उतना ही आरामदायक था जितना गर्म पानी में आलसी भिगोना। युनचे को ऐसा लगा जैसे वह शुद्धिकरण ग्रह में आ गया हो। उबलते हुए लावा की आवाज परगेटरी दानव की क्रूर दहाड़ थी। यातना दानव। फीनिक्स स्पिरिट ने पहले कहा था कि पहला परीक्षण परगेटरी फ्लेम दानव था, लेकिन उसकी दृष्टि में जीवन के किसी भी लक्षण के बिना केवल ज्वालामुखी और लावा थे। युनचे धीरे धीरे आगे बढ़ा। आग की लपटों के इस वातावरण में युनचे ने वास्तव में महसूस किया कि आग से न डरने की उसकी क्षमता कितनी अद्भुत थी। दूसरों को संघर्ष करने के लिए जुआनली का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन उसे जरा सी भी असुविधा महसूस नहीं हुई। यह उच्च तापमान या जलने से नहीं डरता था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसमें स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति थी। जैसे ही उसने 10वां कदम उठाया, उसके कदम अचानक रुक गए और उसकी निगाह लावा के बड़े पूल की ओर मुड़ गई। चमकीले लाल लावा ने एक आश्चर्यजनक उच्च तापमान जारी किया, हिंसक रूप से मंथन किया और मंथन ऊंचा और ऊंचा, अधिक से अधिक तीव्र हो गया। अचानक एक तेज आवाज के साथ बड़ी मात्रा में लावा को हिंसक रूप से दूर धकेल दिया गया, जो आकाश से नीचे गिर रहा था। आग की लपटों से ढका एक विशाल शरीर लावा से निकला और एक जोरदार धमाके के साथ युनचे के सामने जा गिरा। यह एक ज्वाला दानव था जिसका पूरा शरीर आग से जल रहा था, कम से कम 30 मीटर ऊंचा। उसके शरीर का हर भाग सुर्ख लाल लपटों से जल रहा था और उसके सिर पर 2 भयानक आंखें थीं। इसके सिर के ऊपर 1 मीटर से अधिक लंबे 2 लौ सींग थे और सींगों के केंद्र में एक बेहोश सुनहरी छाप थी। युनचे जल्दी से पीछे हट गया और इस अत्यधिक लंबी ज्वाला विशाल को देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या यह परगेटरी फ्लेम दानव था जिसका फीनिक्स स्पिरिट ने उल्लेख किया था? मोली, यह बड़ा आदमी किस स्तर का है? युनचे ने जल्दी से पूछा। यह एक उच्च स्तर का ट्रू प्रोफाउंड फ्लेम बीस्ट है, लेकिन इस तरह के ज्वाला वाले वातावरण में न केवल जुबानली और जीवन शक्ति जल्दी से ठीक हो सकते हैं, बल्कि इसके द्वारा छोड़ी जा सकने वाली लपटों की शक्ति की तुलना आत्मा के गहरे दायरे से भी की जा सकती है। मोली की आवाज में एक गहरी चेतावनी थी। स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म की तुलना में एक उच्च स्तर के ट्रू प्रोफाउंड रियल्म के खिलाफ एक निम्न स्तर का नवजात गहरा क्षेत्र मूल रूप से असंभव था, लेकिन अगर यह एक शुद्ध ज्वाला जानवर था तो ऐसा नहीं हो सकता है।
परगेटरी फ्लेम दानव ने एक जंगली गर्जना छोड़ी। उसकी जलती हुई आंखें यूंचे की स्थिति पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों के नीचे एक विशाल मुंह खुल गया और एक दर्जन बड़े आग के गोले उसके मुंह से बेतरतीब ढंग से उड़ गए। सीटी बजाते हुए वे उसकी ओर उड़े। यूंचे अपनी जगह पर बिना रुके खड़ा रहा, आग के गोले को अपने शरीर पर गिरने दिया। कश 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 कश। यूंचे के शरीर की सतह पर एक के बाद एक आग के गोले फटने लगे और आग की लपटों की प्रचंड शक्ति पागलों की तरह फैल गई। हालांकि यूंचे के शरीर पर आक्रमण करने के बाद यह समुद्र में डूबने वाले पत्थर की तरह था। कोई आवाज नहीं थी और इससे यूंचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। विस्फोट की लपटों के बीच यूंचे ने परजेटरी फ्लेम दानव की ओर इशारा किया। एक पल में उसके सामने आ गया। हालांकि परजेटरी फ्लेम दानव के 10 झांग लंबे शरीर के सामने उसका शरीर बहुत छोटा लग रहा था और उसे केवल माना जा सकता था अपने पैरों पर आ गया है। एक कम चिल्लाहट के साथ उन्होंने विधर्मी आत्मा को सक्रिय किया, जुवानली को एक हड़ताल में संघनित किया और उसके बछड़े पर जमकर प्रहार किया। टकराना। यह भारी झटका मानो किसी भारी प्राचीन कांस्य घंटी से टकराया हो, जिससे यूंचे के हाथ की हड्डियों में तेज दर्द हुआ। हालांकि परगेटरी फ्लेम दानव का बछड़ा जो मारा गया था वह भी नहीं काम रहा था। केवल उस स्थान पर लपटें थोड़ी देर के लिए बुझ गईं और फिर तुरंत ही फिर से निकल आईं। इतना सख्त शरीर। यूंचे ने चुपके से ठंडी हवा की सांस ली। यह परगेटरी फ्लेम दानव आखिरकार एक उच्च स्तर का सच्चा गहरा जानवर था। यहां तक अगर यह विधर्मी आत्मा को सक्रिय करता है तो उसकी पूरी ताकत से इसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। यदि यह जारी रहा तो परगेटरी फ्लेम दानव की लपटें वास्तव में उसके खिलाफ अप्रभावी होंगी, लेकिन उसका हमला भी इस परजेटरी फ्लेम दानव को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चूंकि उसकी हथेली को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, तो यूंचे ने अपने बाएं हाथ को छुआ और अर्थ प्रोफाउंड वेपन टाइगर सोल सोर्ड, जिसे जियोस्कोल शाखा संप्रदाय द्वारा एक खजाने के रूप में माना जाता था, को यूंचे द्वारा निकाल लिया गया, जुआनली से प्रभावित किया गया और परगेटरी फ्लेम दानव की ओर जमकर कट गया। यूंचे वास्तव में नहीं जानते थे कि पृथ्वी गहन हथियार क्या होता है। अर्थ प्रोफाउंड वेपन से ऊंचा स्तर एक स्काई प्रोफाउंड वेपन था और पूरे ब्लू विंड एम्पायर में सभी प्रकार के 10 स्काई प्रोफाउंड वेपन से अधिक नहीं थे। यह कल्पना करना आसान था कि एक अर्थ प्रोफाउंड वेपन कितना कीमती और दुर्लभ था, जो स्काई प्रोफाउंड वेपन से केवल एक स्तर कम था। हाथ में पृथ्वी गहन हथियार के साथ भले ही किसी ने जुवानली को नहीं डाला हो, भले ही वह किसी नश्वर के हाथों में हो, वे सीधे आत्मा गहन क्षेत्र जुआनजे की जुआनली रक्षा को खोल सकते हैं। प्रीआईपी। जिस क्षण टाइगर सोल तलवार ने परगेटरी फ्लेम दानव के शरीर में काट दिया, बाघ की दहाड़ की धीमी आवाज यूंचे के कानों के पास से आई। परगेटरी फ्लेम दानव की लपटें जहां यह मारा गया था तुरंत बुझ गया, जिससे इसकी पिच ब्लैक बॉडी का पता चला। टाइगर सोल तलवार द्वारा मांस का एक बड़ा टुकड़ा सीधे काट दिया गया था और आग की लपटों के साथ मिलकर दूर तक उड़ गया। गर्जन। परगेटरी फ्लेम दानव दर्द में चिड़चिड़ा हो गया और यूंचे की ओर लपका। उसी समय आग की बारिश से भरा आकाश अपने पंजों की ब्रांडिंग के तहत घनीभूत हो गया, पूरी तरह से कई दसियों मीटर के आसपास के क्षेत्र को कवर कर लिया। आग के हमले का इतना बड़ा क्षेत्र मूल रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई ट्रू प्रोफाउंड बीस्ट जारी कर सके, लेकिन यहाँ के वातावरण ने परगेटरी फ्लेम दानव की अग्नि शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। आग की बारिश से भरे आकाश को यूंचे द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन परगेटरी फ्लेम दानव का भारी पेट कुछ ऐसा था जिसे यूंचे आसानी से झेल नहीं सकता था। उसे सीधे उड़ते हुए भेजा गया और वह 30 मीटर से अधिक दूर उतरा। हालांकि परगेटरी फ्लेम दानव की धीमी गति भी यूंचे की आंखों के सामने पूरी तरह से उजागर हो गई थी। अपने शरीर के स्थिर होने की प्रतीक्षा किए बिना वह अपनी गति को सीमा तक बढ़ाते हुए उल्का वर्षा की ओर वापस चला गया। स्टार गॉड्स ब्रोकन शेडो का उपयोग करते हुए उनकी सच्ची और झूठी छवियां परगेटरी फ्लेम दानव के पैरों के नीचे उलझी हुई हैं और टाइगर सोल तलवार बार बार अपने बछड़े पर फिसलती है। परगेटरी फ्लेम दानव, जो बार बार दर्द में था, और भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। लपटें बेतहाशा छोड़ी गईं और निरंतर अग्नि शक्ति ने आसपास के एक बड़े क्षेत्र को आग के समुद्र में बदल दिया। यूंचे का हर कदम आग की लपटों पर चल रहा था, जो 1 मीटर से अधिक लंबी थी, लेकिन यह निस्संदेह ऐसा था जैसे वह समतल जमीन पर चल रहा हो और उसे जरा भी चोट नहीं आई हो। परगेटरी फ्लेम दानव का शरीर बहुत बड़ा था और उसकी चाल धीमी थी। इसके अंध हमलों को यूंचे द्वारा बार बार आसानी से चकमा दिया गया था और हर बार जब भी यूंचे दिखाई देते थे तो वे परगेटरी फ्लेम दानव के बछड़े पर बेरहमी से वार करते थे, जिससे उसकी त्वचा और मांस का एक बड़ा टुकड़ा कट जाता था। रैप। एक और निर्मम प्रहार परगेटरी फ्लेम दानव के पैर के तलवे में गहराई तक घुस गया। परगेटरी फ्लेम दानव ने एक क्रोधित दहाड़ निकाली जिसने आकाश को हिला दिया। उसकी दाहिनी मुट्ठी पर अचानक आग की लपटें उठीं और फिर वह भयंकर रूप से जमीन की ओर धंस गई। ऊपर से एक खतरनाक आभा आई। यूंचे की निगाहें ऊपर की ओर झुकी हुई थीं और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने स्टार गॉड्स ब्रोकन शेडो का इस्तेमाल 10 से अधिक लंबाई के पीछे हटने के लिए किया। बूम। परगेटरी फ्लेम दानव की धधकती हुई मुट्ठी उतरी, जिससे आग की लपटों का एक बड़ा विस्फोट हुआ। वह आवाज पूरी तरह से स्काई ट्रेमर थंडर के विस्फोट से कमजोर नहीं थी। हालांकि यूंचे ने उसे चकमा दिया, फिर भी वह आफ्टरशॉक की चपेट में आ गया। दम घुटने के साथ वह कुछ कदम पीछे हट गया और उसके पीछे मैग्मा में कदम रख दिया। मैग्मा पूल का किनारा बहुत उथला था और यह केवल यूंचे के बछड़े तक ही पहुंचा। वह फिर से नहीं उठा और इसके बजाय टाइगर सोल तलवार को पकड़ कर रखा, क्योंकि वह मैग्मा में खड़ा था, भौहें चढ़ा रहा था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि पेरगेटरी फ्लेम दानव के शरीर पर उसके द्वारा किए गए 30 या इतने ही घाव गायब हो गए थे। इस राजकुमारी ने आपको पहले ही बता दिया है कि इस उग्र वातावरण में इसकी वसूली की क्षमता बहुत मजबूत है। इसकी लपटों की शक्ति न केवल अक्षय है, यह थोड़े समय में सामान्य घावों को भी ठीक कर सकती है। आपके द्वारा किए गए थोड़े से नुकसान से उबरने के लिए इसे अधिकतम 5 से 6 सांसों की आवश्यकता होती है। भले ही आप इसे इसी तरह 100 साल तक मारते रहें, आप कोई खास नुकसान नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मोली ने ठंडे स्वर में कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह थोड़ी देर के लिए रुकी और अचानक बोली, मैं समझ गई। इसके सिर पर सुनहरे निशान पर वार करो, यही इसकी कमजोरी है। सुनहरा निशान। यूचे ने अपना सिर उठाया और तुरंत उसके सींगों के बीच चमकदार सुनहरी बिंदु देखा। जुआनली का ऑरा वहां सबसे कमजोर है, यही उसकी कमजोरी होनी चाहिए। वहां हमला करने की कोशिश करो। यूचे ने अपना सिर उठाया लेकिन बिना हिले डुले काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह परगेटरी फ्लेम दानव 30 मीटर लंबा था। अपने वर्तमान जुआनली के साथ और विधर्मी आत्मा अवस्था में वह केवल 70 या 80 मीटर तक ही कूद सकता था। वह उसका माथा बिल्कुल नहीं छू सकता था। ऐसा लगता है कि मैं केवल जोखिम उठा सकता हूं और कोशिश कर सकता हूं। यूचे ने अपने दांत भींच लिए और धीरे धीरे पेरगेटरी फ्लेम दानव के सामने चला गया। आग की लपटों में कुछ देर उससे लड़ने के बाद उसके सिर के ऊपर से फिर से खतरे का आभास हुआ। परगेटरी फ्लेम दानव ने पहले ही अपनी जलती हुई दाहिनी मुट्ठी उठा ली थी और उसे यूनचे की स्थिति की ओर जोर से मार दिया। और यही वह क्षण था जिसका यूनचे को इंतजार था। उन्होंने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल किया और परगेटरी फ्लेम दानव की ज्वलंत मुट्ठी के केंद्र से बचते हुए लगभग 10 शरीर की लंबाई की दूरी को तुरंत पीछे छोड़ दिया। फिर मुक्का मारने से 1 सेकंड पहले उसने एक गहरी सांस ली, अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और सीधे 7 मीटर ऊंची छलांग लगाई। बूम! नीचे गड़गड़ाहट हुई। हालांकि वह आसमान में ऊंचा था, फिर भी वह अपने पैरों के नीचे से हवा की आश्चर्यजनक लहरों को महसूस कर सकता था। और जैसे ही परगेटरी फ्लेम दानव की भारी मुट्ठी जमीन से टकराए, उसका शरीर भी नीचे झुक गया। इसका माथा लगभग 20 मीटर की ऊंचाई तक गिरा हुआ था। यह यूनचे के ठीक नीचे था। जब तक कोई स्काई प्रोफाउंड दायरे में नहीं पहुंचता और हवा को नियंत्रित करने के लिए जुबानली का उपयोग नहीं कर सकता, तब तक कोई हवा में ताकत उधार लेने में सक्षम नहीं होगा। हवा में हिलना तो दूर, अपने गिरने की दिशा को नियंत्रित करना भी मुश्किल होगा। लेकिन यह बात यूनचे पर लागू नहीं हुई। उसका शरीर हिल गया और स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो सक्रिय हो गया। वह तुरंत हवा में 6 मीटर क्षैतिज रूप से चला गया और सटीक रूप से पेरगेटरी फ्लेम दानव के सिर के शीर्ष पर चला गया। उसका शरीर लंबवत गिर गया और टाइगर सोल तलवार को भी उसके दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया गया। गिर रहा है चांद, डूब रहा है तारा। हाँ, टाइगर सोल स्वॉर्ड ने अचानक एक तीव्र प्रकाश छोड़ा और एक अतुलनीय रूप से स्पष्ट बाघ की दहाड़ लावा परगेटरी की इस दुनिया में गूंज उठी, जिससे आसपास का माहौल हिल गया। बाघ की दहाड़ और यूनचे की विस्फोटक चीख के बीच टाइगर सोल सोर्ड, जिसमें गिरते हुए चांद डूबते सितारे की शक्ति थी, ने परगेटरी फ्लेम दानव के माथे पर सुनहरी रोशनी की बिंदी को सटीक रूप से इंगित किया और फिर इसे छेद दिया जैसे कि यह टोफू काट रहा हो। 3 फुट और 3 इंच लंबी तलवार का ब्लेड पूरी तरह से अंदर धंस गया और फिर यहाँ तक तलवार की मूठ भी एक अत्यंत निडर शक्ति के तहत भयंकर रूप से अंदर घुस गई। यूनचे जमीन पर उतरा, जल्दी से विधर्मी आत्मा के गहरे प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और जोर से हौंफने लगा। परगेटरी फ्लेम दानव का शरीर हालांकि पहले से ही जम गया था। एक फ्लैश में इसने अचानक एक अतुलनीय दर्दनाक और निराशाजनक दहाड़ निकाली। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे आगे की ओर गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ जोर से जमीन पर गिरा। उसके शरीर पर लगी लपटें जल्दी से बुझ गईं और अंत में उसके विशाल काले शरीर को प्रकट करते हुए केवल कुछ छोटी लपटें रह गईं। फिर यहाँ तक उसका शरीर भी तेजी से विलुप्त होने लगा, जब तक कि वह धुंध की तरह जगह में पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। चमकदार लाल जमीन पर केवल टाइगर सोल स्वॉर्ड, जिसने इसे एक बार में मार डाला, बचा था। सफलता, सफलता! यूचे ने टाइगर सोल तलवार उठाई और राहत की लंबी सांस ली। और इस क्षण उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक विकृत हो गया और फिर विरूपण के भीतर वह घूम गया और धुंधला हो गया। जब अंत में सब कुछ रुक गया, लाल रंग की लाल जमीन, ज्वालामुखी और मैग्मा सब गायब हो गए। उनकी जगह एक असीम बंजर भूमि थी, इतनी सपाट कि कोई उभार नहीं देखा जा सकता था। परीक्षण का दूसरा चरण, फीनिक्स एरो। मैं पिछले कुछ दिनों से बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं मूल रूप से कम समय में समाप्त करना चाहता था, लेकिन इस सप्ताह के अंत में मुझे राष्ट्रीय परीक्षा में भाग लेने के लिए एक महिला के साथ तसिंगताओ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और मुझे भी उसके साथ बास्केटबॉल मैच देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं नहीं, कम से कम दिलचस्पी है। इस बात की बहुत संभावना है कि अपडेट में फिर से देरी होगी। यह जरूरी नहीं टूटेगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। अमिताभ। फीनिक्स ट्रायल वास्तव में भयावह था। इस पहले परीक्षण में अगर यूनचे आग से अभेद्य नहीं होता तो वह परगेटरी फ्लेम दानव की लपटों के तहत अनगिनत बार मर गया होता। और यह दूसरा परीक्षण बिना सोचे समझे निश्चित रूप से पहले परीक्षण से कहीं अधिक भयावह होगा। असीम बंजर भूमि में घास का एक भी तिनका नहीं उगता था। हवा अभी भी झुलसाने वाली गर्म थी, लेकिन यह एक उजाड़ और अकेलापन महसूस कर रही थी जिसने किसी के दिल को भारी बना दिया था। इस समय आसमान से अचानक एक बहुत तेज और स्पष्ट फीनिक्स रोना आया।
उसके बाद मूल रूप से सांवला आकाश अचानक चमकीला लाल हो गया, मानो यह स्वर्गीय आग से लाल हो गया हो। यूचे ने अपना सिर उठाया और हैरान होकर पाया कि लाल रंग के आकाश में अनगिनत लाल धब्बे थे। उसके बाद फीनिक्स रोना फिर से सुनाई दिया और आकाश में एक लाल धब्बा अचानक उल्का की तरह अपनी स्थिति की ओर उड़ गया। यह उसकी आंखों में और करीब आता गया और बड़ा होता गया। अंत में यूचे की दृष्टि में एक फीनिक्स की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई दी। यह वास्तव में एक छोटा फीनिक्स था जो 6 फीट लंबा था और लाल रंग की लपटों में ढका हुआ था। जिस गति से वह गिरी वह बहुत तेज थी, जैसे कोई तेज तीर चला हो। पूफ! जलती हुई फीनिक्स यूचे के शरीर से भयंकर रूप से टकराई और तुरंत विस्फोट हो गया। आग की एक विशाल गेंद और आग की बारिश में फट गया जिसने आकाश को भर दिया। यदि यह कोई और होता तो वे पहले ही दूसरे परीक्षण में असफल हो जाते, क्योंकि यह भयावह फीनिक्स ज्वाला एक गहन आत्मिक क्षेत्र अभ्यासी को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि इन लपटों में यूचे के प्रति कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी, लेकिन शक्तिशाली प्रभाव और विस्फोटक बल ने सीधे यूचे को जमीन पर गिरा दिया और उसके शरीर का सारा खून बह गया। स्क्री! फीनिक्स का रोना फिर से आसमान से सुनाई दिया और एक और फीनिक्स की छवि जलते हुए तीर की तरह नीचे गिर गई। इस बार यूचे ने इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चकमा दे गया। फीनिक्स की छवि जमीन से टकराई और आग की लपटें फूटी, जिससे जमीन पर एक लंबी खट खुल गई। इससे पहले कि यूचे मजबूती से खड़ा हो पाता, उसके सिर के ऊपर से एक और फोनिक्स की चीख सुनाई दी और इस बार यह लगातार फोनिक्स की आवाज थी। लगातार 3 फीनिक्स छवियों ने 3 अलग अलग दिशाओं से सीधे यूचे की ओर उड़ान भरी। पहली फीनिक्स छवि को चकमा देते हुए यूचे का शरीर पलट गया और फिर दूसरी को चकमा देते हुए अपनी पूरी ताकत से पीछे की ओर उछला। स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो! बीच हवा में यूचे का शरीर किनारे की ओर झुका हुआ था, क्योंकि वह तीसरी फीनिक्स छवि से बाल बाल बचा था। बूम बूम बूम! 3 फीनिक्स प्रेत एक के बाद एक विस्फोट करते गए, जिससे 10 मीटर लंबी लौ बन गई। हालांकि एक और भी जोरदार फीनिक्स रोना सुना जा सकता था। यूचे ने अपना सिर उठाया और देखा कि इस बार वास्तव में एक ही समय में 7 फीनिक्स सिलहूट उसकी ओर गिर रहे थे। FC के मुझे, आप इस तरह नहीं खेल सकते। यूचे की भौहें तन गईं और वह अपने दिल में कोसने लगा। अल्पविराम! यूचे द्वारा परीक्षण मैदान के प्रवेश द्वार में कदम रखने के बाद मूल रूप से वहां सील किया गया फॉर्मेशन पहले ही प्रकट हो गया था। हालांकि लैन शुएरुओ ने नहीं छोड़ा और इसके बजाय वहां खड़ा रहा। उसने फैंग बाइचुआन से अंदर के मुकदमे की भयावहता के बारे में सुना था। फैंग बाइचुआन के अनुसार यूचे की ताकत के साथ भले ही उसके पास एक अग्नि विशेषता गहन कला थी, उसके लिए मूल रूप से 10 सांसों से अधिक समय तक अंदर रहना असंभव था। हालांकि समय की 10 सांसें बीत गईं, समय की 20 सांसें बीत गईं, समय की 30 सांसें बीत गईं, आधा घंटा बीत गया, यूचे अभी भी बाहर नहीं आया था। लैन शुएरुओ बस शांत रहने में असमर्थ थी, क्योंकि उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अधिक से अधिक चिंतित हो गई थी। 15 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद वह अब अपने को शांत नहीं रख सकी और उत्सुकता से फैंग बाइचुआन से पूछा, कबीले के नेता फैंग, वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या आपने यह नहीं कहा कि वह अधिकतम 10 सांसों में बाहर आ जाएगा? उद्धरण चिन्ह। फैंग बाइचुआन का दिल लंबे समय से बेचैन था। लैन शुएरुओ के शब्दों को सुनने के बाद वह केवल उसे दिलासा दे सकता था। यह संभव है कि प्रवेश करने के बाद हर किसी का अनुभव पूरी तरह से अलग हो, इसलिए समय की भविष्यवाणी करना इतना आसान नहीं है। चिंता न करें, छोटा भाई यून कोई नहीं है जो अपनी हद नहीं जानता। यदि वह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वह इसे और सहन नहीं कर सकता, तो वह तुरंत बाहर आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लैन शुएरुओ ने कुछ और नहीं कहा और उसने अपने दिल की चिंता को दबा दिया और इंतजार करना जारी रखा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम! चहक 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 चहक! अनगिनत फीनिक्स एक दूसरे के साथ बेतरतीब ढंग से रोते हैं। यह इतना तेज था कि यह लगभग आकाश को चीरता हुआ निकल गया। शुरू से ही एक समय में केवल एक फीनिक्स, एक समय में 3, एक समय में 7, एक समय में 15। अब आकाश पहले से ही फीनिक्स की चीखों और फीनिक्स छायाचित्रों से भरा हुआ था जो सूरज को धुंधला कर देते थे। यह ऐसा था जैसे भयानक उल्का बौछार बरस रही हो। यूचे ने इस उल्का बौछार के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ने और शटल करने के लिए स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल किया। हालांकि उनका स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो केवल पहले चरण में था। यह गहन आंदोलन कौशल जो मोली से आया था, भले ही यह केवल सबसे निचले स्तर पर था, फिर भी इसमें एक अत्यंत आश्चर्यजनक शक्ति थी। इसने उसे एक प्रेत की तरह फीनिक्स तीर के गठन के माध्यम से शटल करने की अनुमति दी, बड़ी मात्रा में आफ्टर इमेज को पीछे छोड़ते हुए, जिसके पास फैलने का समय भी नहीं था। हालांकि ये फीनिक्स सिलुएट अंत की ओर बहुत घने थे, उन सभी को चकमा देना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। कुछ दर्जन लहरों के बाद वह पहले ही 7 या 8 बार टकरा चुका था। फीनिक्स छायाचित्रों के प्रभाव की तुलना उनके द्वारा की जाने वाली लपटों की शक्ति से नहीं की जा सकती थी। हालांकि यूचे के लिए, जो केवल नवजात गहन दायरे में थे, यह अभी भी कोई छोटा खतरा नहीं था। हर बार जब वह फीनिक्स छायाचित्रों से टकराता था तो उसके शरीर पर सुरक्षात्मक ज्वानली थोड़ा कमजोर हो जाता था। स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के अलावा खपत भी काफी ज्यादा थी। बूम 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 बूम! एक के बाद एक फीनिक्स छायाचित्र उसके चारों ओर फूट पड़े। मूल रूप से समतल जमीन अब गड्ढों और उजाड़ से भरी थी। देखने में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जो अछूती रह गई हो। यह अभी भी वही वाक्य था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह आग की लपटों से नहीं डरता, तो वह पहले ही कई 100 बार मर चुका होता।
इस फीनिक्स परीक्षण में विधर्मी परमेश्वर का अग्नि बीज निस्संदेह उसके लिए एक बड़ा धोखा था। बूम! आखिरी लहर में 100 से अधिक फीनिक्स सिलहूट आकाश से उतरे। उनके शरीर से निकली लपटों की रोशनी ने आकाश को लाल रंग में पूरी तरह से रोशन कर दिया। जैसे ही वे नीचे उतरे, विशाल पृथ्वी की लपटें आकाश में उठी और मंथन के बीच जमीन काली काली झुलसी हुई धरती में जल गई। यूनचे को 7 फीनिक्स छायाचित्रों ने एक साथ मारा था और उसके शरीर पर सुरक्षात्मक जुआनली एक पल में पूरी तरह से बिखर गया था। हालांकि अच्छी बात यह थी कि प्रभाव अंत में रुक गया। उनके सीने में मथने के अलावा उन्हें कोई और चोट नहीं आई। आओ, क्या यह आखिरकार खत्म हो गया? लंबे समय तक नहीं बुझने वाली आग की लपटों के भीतर खड़े होकर यूनचे ने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और राहत की एक लंबी सांस ली। फीनिक्स का रोना पूरी तरह से बंद हो गया था और फीनिक्स के सिलहूट अंततः आकाश से गायब हो गए। इस समय वह उस पूर्वज की प्रशंसा करने लगा जिसके बारे में फैंग बाईचुआन ने बात की थी। एक नश्वर के शरीर और आत्मा के गहरे दायरे की ताकत के साथ वह वास्तव में अभी अभी उस भयानक रूप से भयानक फीनिक्स फ्लेम फॉर्मेशन से गुजरने में सक्षम था। वह व्यक्ति बिल्कुल आश्चर्यजनक सुपर जीनियस रहा होगा। आसपास की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं और परीक्षण का दूसरा चरण आखिरकार समाप्त हो गया। यह कहने के बजाय कि यूनचे पास हो गया था, यह कहना बेहतर होगा कि उसने अपनी विशेष काया के साथ बलपूर्वक इसे सहन किया था। इस समय उसकी आंखों के सामने का दृश्य विकृत होने लगा और फिर तेजी से धुंधला हो गया। जैसे ही यूनचे परीक्षण के तीसरे चरण के दृश्य की जांच करने वाले थे, उन्होंने पाया कि उनके सामने सब कुछ पहले से ही घोर काला हो गया था। उसके बाद पिच काली दुनिया में सुनहरी आंखों की एक जोड़ी खुल गई। फीनिक्स स्पिरिट की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। मुझे जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि वास्तव में आपके पास एक विशेष काया है जो आग से नहीं डरती। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके शरीर के अंदर की आभा प्राचीन विधर्मी भगवान की है। यह सही है। यूचे ने सिर हिलाया। फीनिक्स आत्मा के विधर्मी परमेश्वर की आभा को पहचानने में सक्षम होने के बारे में वह अपने दिल की गहराई में आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार फीनिक्स और विधर्मी परमेश्वर दोनों आदिकालीन परमेश्वर के कबीले से संबंधित थे। विधर्मी भगवान तत्वों के पूर्वज नहीं हैं, लेकिन सभी तत्वों के दास हैं। तत्वों के साथ विधर्मी भगवान की आत्मीयता कुछ ऐसी है जिसकी तुलना इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। यदि आप विधर्मी ईश्वर की शक्ति की पूर्ण विरासत प्राप्त कर सकते हैं तो न केवल आग बल्कि पानी, हवा, बिजली, पृथ्वी, डोमेन, आयाम, आत्मा सभी आपके द्वारा वश में हो जाएंगे और आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। यूचे परीक्षण के पहले 2 चरणों को पास करने में सक्षम होने का कारण यह नहीं था कि आपके पास पर्याप्त ताकत है, बल्कि आपकी काया के कारण। हालांकि यह एक तरह का धोखा है, पासिंग पास है और मुझे इसे वीटो करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि परीक्षण का तीसरा चरण दूषित हृदय ज्वाला हृदय का परीक्षण है और इसका आग से कोई लेना देना नहीं है। आपकी शारीरिक बनावट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ट्रायल का यह तीसरा चरण पास होना भी सबसे कठिन है। इन अनगिनत वर्षों में कुल 329 लोगों ने परीक्षण के पहले 2 चरणों को पार किया है, लेकिन केवल 7 लोगों ने परीक्षण के तीसरे चरण को पार किया है। उद्धरण चिन्ह 7। यूनचे तुरंत स्तब्ध रह गया। हालांकि उसने धोखाधड़ी की स्थिति के तहत परीक्षण के पहले 2 चरणों को आसानी से पार कर लिया था, साथ ही उसने परीक्षण के इन 2 चरणों के आतंक को स्पष्ट रूप से देखा था। आत्मा गहन क्षेत्र की साधना के साथ परीक्षण के इन 2 चरणों को पार करने में सक्षम होना निस्संदेह एक परम प्रतिभा थी। जहां तक सच्चे गहरे क्षेत्र की बात है तो पास होने की कोई संभावना ही नहीं थी। और यह ठीक इसी तरह की पूर्ण प्रतिभा थी कि 100 में से केवल 2 लोग ही परीक्षण के तीसरे चरण को पार कर सके। परीक्षण का यह तीसरा चरण कितना भयानक था। हालांकि आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा चरण दिल का परीक्षण है। इसमें लड़ाई शामिल नहीं है, बल्कि आपके दिल की पसंद है। यदि आपकी शक्ति का पीछा पर्याप्त रूप से दृढ़ है तो भले ही आप जुआनली कम हो, फिर भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आपके पास पर्याप्त दृढ़ संकल्प नहीं है तो नश्वर संसार में डूबना एक बुरा विकल्प नहीं हो सकता है। आखिर जीवन में ताकत ही सब कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप तैयार हैं? हृदय की परीक्षा। 2 जीवन जीने के बाद और जीवन और मृत्यु की इतनी सारी स्थितियों का अनुभव करने के बाद वह किससे कम से कम डरता था? यह मन की स्थिति का परीक्षण होना चाहिए, है ना? दिल की परीक्षा शब्दों ने यूनचे के दिल को शांत कर दिया। फीनिक्स स्पिरिट ने कहा कि बेहद कम पासिंग रेट का सामना करते समय भी यह परीक्षण के पहले और दूसरे चरण का सामना करने के बजाय उतना नर्वस नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के यूचे ने सीधे सिर हिलाया। शुरू करो। जैसी आपकी इच्छा। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। फीनिक्स स्पिरिट की पुतलियां गायब हो गईं और अंधेरी दुनिया एक बार फिर विकृत हो गई। यूचे को लगा जैसे उसका शरीर एक तूफान में बह गया हो और विकृत जगह में तैर रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल में बुदबुदाया, मुझे देखने दो, यह दिल की कैसी परीक्षा है। इस दुनिया में वह चीज जो वास्तव में मेरे मन की स्थिति को तोड़ सकती है का अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। अंधेरे में उसने महसूस किया कि उसकी खुद की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी है और इस वजह से उसने तुरंत अपनी आंखें अलार्म में खोल लीं। हालांकि उसके मस्तिष्क में भारीपन ने उसे विरोध करने में असमर्थ बना दिया और उसकी दृष्टि और चेतना अधिक से अधिक धुंधली हो गई जब तक कि वह पूरी तरह से चुप नहीं हो गया। जब उन्हें एक बार फिर होश आया तो उनके शरीर के हर हिस्से से हल्का हल्का दर्द उठा।
उसका शरीर भी बेहद कमजोर था, जैसे कि वह अभी अभी किसी गंभीर चोट से उबरा हो। उसकी नाक खून की हल्की गंध से भरी हुई थी। वह उसके ही खून की गंध थी। क्या हुआ? उसका शरीर इतना कमजोर क्यों हो गया था, जैसे उसे अभी अभी कोई गंभीर चोट लगी हो? और ये एहसास, ये महक इतनी जानी पहचानी क्यों थी? उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपनी धीरे धीरे समाशोधन दृष्टि में उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वह कहाँ था। यह एक बहुत ही साधारण सा बांस का घर था और कुछ साधारण छोटी मेजें थीं। छोटी छोटी मेजें भी बांस की बनी थीं और उन पर हर प्रकार के दवाई के मर्तबान और जाली थी। एक और छोटी मेज पर सभी प्रकार के उपचार उपकरण और खून से सने सफेद कपड़ों के ढेर थे। पूरा घर दवा और खून की गाढ़ी गंध से भर गया था और केवल उसके शरीर को ढकने वाले पतले कंबल से हल्की और गर्म खुशबू आ रही थी। साधारण और अपरिष्कृत बांस की खिड़की के माध्यम से उसने पुरुषों के कपड़ों की एक पतली रस्सी पर लटकी हुई एक पंक्ति देखी। ये कपड़े पहले से ही पैच की परतों से ढके हुए थे और भले ही उन्हें बहुत सावधानी से धोया गया हो, फिर भी वे बहुत अधिक खून से सने हुए थे। सूखने के बाद भी खून के हल्के निशान थे। जिस क्षण उसकी चेतना पूरी तरह से जाग गई, यूचे को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह अचानक बिस्तर पर बैठ गया और अपने सामने सब कुछ एकटक देखता रहा। उसका दिल तूफान में एक छोटी नाव की तरह था, बेतहाशा लहरा रहा था। ये है